आइए शुरू करते हैं। हम लोग लॉ इंटरप्रिटेशन नहीं, हम लोग चल रहे थे टाइम इवेल्युएशन पर। मैं एक बार आपको लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बता दूं। 6 पॉइंट्स मैंने आपको ताज़े ताज़े पढ़ाए थे पिछले हफ्ते लॉन्गिट्यूड्स के, और मैंने आपको बताया था कि पूरे वर्ल्ड में अगर कोई कंट्री का ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट बहुत ज़्यादा है, लाइक बहुत ज़्यादा विड्थ है उस कंट्री की, तो उस कंट्री का ईस्टर्न पोर्शन और वेस्टर्न पोर्शन में टाइम का डिफरेंस आ जाता है। अगर हम इंडिया की भी बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सनराइज हो जाता है इन कंपैरिजन टू गुजरात। हालांकि अरुणाचल प्रदेश और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया इस समय एक ही टाइम जोन पर चल रहा है, लाइक वन टाइम जोन ओनली। बट बहुत देर से मांग है इंडिया में कि दूसरा टाइम जोन भी होना चाहिए, और वो टाइम जोन जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के ऊपर से निकलना चाहिए। देखो मैं आपको टाइम डिफरेंस बता दूं एक बार कि किस तरीके से लॉन्गिट्यूड्स का आप लोग यूज करते हैं। देखिए, अगर इंडिया में 5:30 बज रहे हो तो बांग्लादेश में बजेंगे 6। ठीक है, बांग्लादेश हम लोगों से हाफ एन आवर आगे रहता है। जबकि अगर बांग्लादेश को देखा जाए तो बांग्लादेश तीनों तरफ से इंडिया से ही घिरा हुआ है। लाइक बांग्लादेश के नॉर्थ में भी इंडिया, ईस्ट में भी इंडिया, वेस्ट में भी इंडिया, और साउथ में बे ऑफ बंगाल। तो अगर हम अरुणाचल प्रदेश का टाइम देखें, अरुणाचल प्रदेश जबकि बांग्लादेश के ईस्ट में आता है, और तो अरुणाचल प्रदेश तो बांग्लादेश के टाइम से आगे होना चाहिए। बट फिर भी अरुणाचल प्रदेश का टाइम बांग्लादेश से पीछे क्यों चल रहा है? क्योंकि इंडिया का टाइम जोन एक है, और इंडिया का जो टाइम जोन है, जो टाइम जोन की लाइन हमारी काउंट होती है, वो बांग्लादेश से पीछे है, राइट, बांग्लादेश के वेस्ट में है। हमारी टाइम जोन की लाइन उत्तर प्रदेश के ऊपर से निकलती है, यूपी के ऊपर से। अभी आप पढ़ोगे मेरे साथ टाइम जोन के बारे में। इसी टाइम को कैलकुलेट करने के लिए आप लोग लॉन्गिट्यूड्स का यूज करते हैं। मैं एक बार 6 पॉइंट पूरे रिपीट कर दूं। मैंने बोला था लॉन्गिट्यूड्स नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच में जाती है, मतलब पोल से पोल के बीच में चलती है, और सारी लाइन जो है वो पोल पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। सारी की सारी लाइन जो है वो पोल पर ही कंबाइन होती हैं। 2 लॉन्गिट्यूड्स कभी भी पैरेलल नहीं होती। लॉन्गिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस मिनिमम पोल्स पर और मैक्सिमम इक्वेटर पर रहता है। इक्वेटर पर हम लोगों ने 111.32 किलोमीटर्स लॉन्गिट्यूड्स का, 2 लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस लिखा था। फिर मैंने आपको लॉन्गिट्यूड्स का एम बताया था। एम इसका टाइम कैलकुलेशन है या टाइम इवेल्युएशन है अक्रॉस द वर्ल्ड। उसके बाद हम लोगों ने लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ा था कि टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स जो है वो वर्ल्ड पर 360 चलती हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि सेंटर मोस्ट लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन कहलाती है, और क्योंकि ये लाइन लंदन में एक लैब है जिसका नाम है ग्रीनविच लैब, तो ग्रीनविच लैब के ऊपर से प्राइम मेरिडियन लाइन निकलती है, इसलिए कभी के बाद इसका नाम ग्रीनविच मीन टाइम लाइन भी डाल दिया गया है। ठीक है, अब ग्रीनविच मीन टाइम लाइन के ईस्ट में जो कंट्रीज हैं वो हमेशा समय में आगे रहती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट रोटेट करता है। तो इसका मतलब ईस्टर्न पोर्शन में सनराइज पहले होता है और वेस्ट पोर्शन में सनराइज बाद में होगा। तो सनराइज जहां पहले होता है वो ऑफकोर्स टाइम में आगे होते हैं, और जहां पर बाद में होगा वो पीछे चलेंगे। इसी वजह से ईस्टर्न कंट्रीज जितनी भी वर्ल्ड में है वो सब टाइम में अहेड रहती हैं इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न कंट्रीज। और मैंने आपको बोला था कि अगर मान के चलो कि ग्लोब के ऊपर 360 लाइन्स हैं जो कि हम लोग लिखते हैं, और पूरा की पूरा ग्लोब 360 डिग्री रोटेट हो जाता है हमारा 24 घंटे में, तो 360 इज इक्वल टू 24 आवर्स, ये हम लोग लिख सकते थे। 360 डिग्री इज इक्वल टू 24 आवर्स। और यही मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाया था कि थोड़ा सा अगर इसको सॉल्व कर ले तो हम लोगों को क्या मिलेगा? हमको मिलेगा 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर। और मैंने आपको बोला था एक इक्वेशन तो इसको याद कर लेना। फिर मैंने बोला था 15 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट के हिसाब से अगर कैलकुलेट करो तो यहाँ पर 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर हो जाती है। ये आप लोगों ने याद करना है दूसरा फॉर्मूला। उसके बाद मैंने आपको बताया था अगर आप वेस्ट से ईस्ट जाते हैं, तो क्योंकि ईस्टर्न कंट्रीज टाइम में अहेड रहती हैं, याद करने वाला सिंपल सा फॉर्मूला क्या लगाना है कि सनराइज ईस्ट में होता है तो ईस्टर्न कंट्रीज टाइम में अहेड रहती है। तो अगर आप वेस्ट से ईस्ट जा रहे हैं तो मतलब आप टाइम में आगे जा रहे हैं, तो आप लोगों को टाइम प्लस कर देना है। और अगर यही आप काम ईस्ट से वेस्ट करें तो आप टाइम में पीछे जा रहे हैं तो टाइम को आपको माइनस कर देना है। आइए बात करते हैं इसी से जुड़े न्यूमेरिकल्स के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन उसने आपको दे दिया कि सर इस समय जो आपकी लोकेशन है, मान के चलिए कि आपकी लोकेशन इस समय 23 डिग्री ईस्ट है, और इस समय टाइम जो हो रहा है मान के चलिए 10:09 हो रहे हैं सुबह के। ठीक है जी। अब आपकी जो डेस्टिनेशन है जहां पर आपको जाना है वो बोल रहा है कि सर आपकी डेस्टिनेशन इस समय मान के चलिए 67 डिग्री ईस्ट है। तो इस डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद आपकी घड़ी में टाइम क्या होगा ये बताइए।
मतलब 67 डिग्री वाले पॉइंट पर जो कंट्री है उसका टाइम 23 डिग्री वाले पॉइंट के कंपैरिजन में कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका मैं जो करता हूं, मैं बना लेता हूं नंबर लाइन। वैसे एक बार सीख जाओगे उसके बाद तो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मान के चलिए कि ये नंबर लाइन ही आपका ग्लोब है, जिसके सेंटर में 0 मतलब प्राइम मेरिडियन, यहां पर ईस्ट हो गया और यहां पर वेस्ट हो गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को अपन प्लॉट कर लेते हैं। पहला पॉइंट है 23 डिग्री, क्योंकि ईस्ट ईस्ट है तो दोनों ही इस तरफ आएंगे, और जहां मुझे जाना है वो 67 है, तो मैं इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा हूं। इतना समझ में हो गया? मतलब मैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। तो पहला फॉर्मूला तो मेरा यहां पर मिल गया कि सर वेस्ट से ईस्ट में आगे बढ़ूंगा तो टाइम तो प्लस होगा, मतलब यहां पर जो भी टाइम होगा वो 10:09 से ज्यादा ही होगा। ठीक है, अब कितना ज्यादा होगा यही कैलकुलेट करना है। तो 23 से जब आप 67 पहुंचेंगे तो आपको कितने स्टेप्स चलने पड़ेंगे आगे? तो सिंपल सी बात, आपको 67 माइनस 23 कर लेना है। कितना आंसर आ जाएगा? 4 यहां पर आ गया और 4 यहां पर आ गया। तो 44 स्टेप्स अगर आप आगे चलेंगे तो आप 23 वाले पॉइंट से 67 वाले पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। अब इस 44 डिग्री को मिनट्स और आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं अपन लोग। 44 डिग्री को कन्वर्ट करना है मिनट्स और आवर्स में। सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे 15 डिग्री वाला। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45। 45 ज्यादा हो जाएगा तो 15 2 जा माइनस कर सकता हूं मैं 30। यहां पर मैं लिख देता हूं 15 मल्टीप्लाई बाई 2, जिसका मतलब यहां पर क्या हो गया? 2 घंटे, क्योंकि हर 15 में 1 घंटा होता है। यही पढ़ा था 15 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, और क्योंकि 15 को 2 बार माइनस कर रहा हूं तो मैंने यहां पर 2 घंटे लिख दिया। रिमाइंडर कितना आ गया? 14। अब 14 15 से तो जान नहीं सकता है, तो इस सिंपल सी बात है 14 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से कि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। तो 14 डिग्री में कितने मिनट होंगे? मल्टीप्लाई बाय 4, कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16, 1 6 56। इसका मतलब टोटल टाइम भी अब कितना आ गया? 2 घंटे 56 मिनट्स। सबको समझ में आ गया? ये 44 डिग्री का मतलब हो गया 2 घंटे 56 मिनट। और ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि टाइम ऐड होगा। 10:09 इस समय आपकी घड़ी में बज रहे थे जब आप 23 डिग्री से निकले। 67 डिग्री में पहुंचोगे तो सबसे पहले 10:09 में 56 मिनट ऐड कर लो। सबसे पहले तो मैं मिनट ऐड कर लेता हूं। जब आप लोग 56 मिनट ऐड करोगे 10:09 में, तो कैलकुलेट करो कितना टाइम होगा। 51 ऐड करूंगा तो 11 बज जाएंगे। 51 मिनट्स ऐड करूंगा तो 11 बज जाएंगे। 11:04 हो गए भाई। 10:09 में 56 मिनट ऐड करोगे तो 11:04 हो जाएंगे। अब 11:04 में आप लोगों को ऐड कर लेना है 2 घंटे और, 12 4 1 4। तो सर इस समय दोपहर के 1:04 बजेंगे जब मैं 67 डिग्री पर पहुंचूंगा। दोबारा बता दूं कैसे ऐड किया। 10:09 में सबसे पहले मैंने 56 मिनट्स ऐड कर लिए, ये काम किया। अब 56 मिनट डायरेक्टली तो ऐड कर नहीं सकता हूं, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने 10:09 में 51 मिनट प्लस करे। मुझे 56 करने थे ना, मैंने पहले 51 करे, मतलब मुझे 4 मिनट और करने हैं। 51 करते यहां पर 11 बज गए भाई। 10 बज के जो हो रहा था वो 10:09 हो रहा था। 10:09 में अगर आप 51 मिनट्स ऐड करोगे तो 11 बज जाएंगे। अब कितने मिनट और ऐड करने हैं? 4, तो 11 4 हो गए। एक बार मिनट्स ऐड कर लोगे तो घंटा तो बहुत आसान है ऐड करना। अब 11 4 में आप लोगों को जोड़ देना 2 घंटे और, 12 4 1 4। इस तरीके से आंसर निकाल लोगे। तो ये तो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था जो आप लोगों ने कर लिया। इसका एक बार सोल्यूशन उतार लो। दूसरा न्यूमेरिकल और समझा रहा हूं, उसके बाद 2 आपसे करवाऊंगा। मैम अगर आ गया ना तो टाइम खा जाएगा। हाँ मैम जीएस है ये, मैथ्स थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ। कभी देखा नहीं ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, मैंने भी नहीं देखा कभी। बट आएगा, अगर बाई चांस देख लिया तुम लोगों ने तो फिर तुम कहीं के नहीं रहोगे। अब जीएस पढ़ ही रहे हो तो पूरा ही पढ़ो। देखो जीएस पढ़ ही रहे हो तो पूरा ही पढ़ो ना। चलिए जी, अब करते हैं दूसरा न्यूमेरिकल।
दूसरा न्यूमेरिकल आपके सामने है, लोकेशन उसने आपको दे दी 120 डिग्री ईस्ट, 120 डिग्री ईस्ट। इस समय टाइम हो रहा है यहां पर मान के चलिए 11:27। इसमें रबड़ बहुत बड़ी आती है यार। 11:27 PM मान रहा हूं मैं। उसने डेस्टिनेशन आपको दे दी मान के चलिए 55 डिग्री ईस्ट। तो इस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद टाइम क्या होगा बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन ने बनाया नंबर लाइन, यहां पे लिखा 0 जो मेरे लिए प्राइम मेरिडियन है। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, दोनों पॉइंट्स को प्लॉट कर लूं। सबसे पहला पॉइंट 55, उसके बाद 120 और मैं जा रहा हूं 120 से 55 तक, यही जा रहा हूं। ये वाला एरो वेस्ट को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब आप लोग ईस्ट से वेस्ट जा रहे हैं। यहां पर फॉर्मूले के हिसाब से टाइम तो माइनस होगा, इसका मतलब 55 डिग्री पहुंचने के बाद 11:27 से कम टाइम होगा। सिंपल सी बात है ना। अब कितना कम होगा ये कैलकुलेट करना है। तो 120 से 55 जाने तक आपको कितने स्टेप्स चलने थे। स्टेप्स काउंट करने के लिए सिंपल सी बात, 120 माइनस 55, आंसर आ गया 65। 65 आ गया। अब इसी 65 को मुझे आवर्स और मिनट्स में कन्वर्ट कर लेना है। 15 का टेबल पढ़ना शुरू करते हैं। 15 4 जा 60 आता है, 65 ही तो आएगा मैम, है ना। 65 को कन्वर्ट करना है मुझे आवर्स और मिनट्स में। 15 का टेबल पढ़ना शुरू करते हैं। 15 4 जा 60 होता है और 15 5 जा 75 हो जाएगा। 75 ज्यादा हो जाएगा तो अपन ने 4 जा ले लिया। 60 में 15 4 बार आते हैं, तो इसका मतलब 60 का मतलब 4 घंटे। 4 घंटे यहां पर लिख दिया मैंने। 15 4 जा 60, तो 4 उठा के मैंने 4 आवर्स लिख दिया, क्योंकि हर 15 में 1 घंटा होता है। उसके बाद रिमाइंडर बचा बेटा 5 डिग्री। अब 5 डिग्री को सिंपल मुझे 4 मिनट से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 4 जा 20, तो ये 20 मिनट्स आ गया। इतना समझ में आया। तो टाइम गैप आपका टोटल कितना हो गया, 4 घंटे 20 मिनट। अभी 4 घंटे 20 मिनट मुझे माइनस करने हैं मैम, इंटू 4 मिनट्स। अब सिंपल सी बात है, 4 घंटे 20 मिनट आपके पास ये टोटल टाइम गैप आ गया, और ये 4 घंटे 20 मिनट मुझे 11:27 में से माइनस करने हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, मैं मिनट्स माइनस करता हूं। 11:27 में से 20 मिनट माइनस करे, 11:07 हो गए। अब 4 घंटे पीछे जाओ, 10 7, फिर बजे 9 7, 8 7, 7 7, तो आंसर कितना हो गया 7 PM। माइनस करना है मैम, ये तो पहले ही बता दिया था। 4 घंटे मतलब जो टाइम है वो माइनस होगा। 11:27 टाइम हो ही रहा था, 11:27 में 4 घंटे 20 मिनट माइनस करने हैं। सिंपल कैसे माइनस किया ये भी बता दूं। 11:27 PM में 4 घंटे और 20 मिनट माइनस करने हैं। सबसे पहले मैंने 20 मिनट माइनस करे, 20 मिनट माइनस करते टाइम आ गया 11:07। 11:07 में अब मुझे 4 घंटे माइनस कर देने हैं। मैम 120 से 55 की तरफ जा रहे हो ना, ये एरो देखो ना, एरो वेस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है ना, इसलिए माइनस कर रहा हूं। नंबर लाइन इसलिए बनवा रहा हूं मैं, ताकि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए नंबर लाइन बनवाता हूं ताकि लोकेशन पता लग जाए तुम जहां का रहे हो, नहीं तो वही घूमते रहोगे यहां पर। फिर 11:4 में से 4 घंटे माइनस कर देने थे। 11 में से 4 घंटे हटा दो, 10 9 8 7, तो 7:07 आंसर हो गया। हो गया। अब एक क्वेश्चन दूं, कर लोगे? चलो तो अभी ट्राई करोगे आप, कर दूं अब एक क्वेश्चन दे दूं? चलो मजा आएगा, आगे चेक करूंगा। चलो क्वेश्चन है, लोकेशन इस समय आपकी सिंपल सा देता हूं, चलिए 145 डिग्री वेस्ट आपकी लोकेशन है इस समय, ठीक है। यहां पर टाइम हो रहा है 10:48 रात के। डे मान के चलिए ट्यूसडे है।
डे ट्यूसडे है। अब मैं डेस्टिनेशन की बात कर रहा हूं। डेस्टिनेशन मान के चलिए आपकी है 70 डिग्री ईस्ट। यहां पहुंचने के बाद टाइम क्या होगा और डे क्या होगा, ये दोनों चीजें बताइए। अब यहां तो मैंने सिंपल आपको लोकेशन टाइम डे अलग अलग बता दिया ना। क्वेश्चन में क्या होगा, स्टेटमेंट्स आएंगी। यू आर राइट नाउ स्टैंडिंग एट 140 डिग्री ईस्ट विद द टाइम दिस एंड डे दिस। यू आर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन टू दिस लोकेशन विच इज सिचुएटेड एट दिस पॉइंट। काइंडली टेल मी द टाइम एंड डेट। कुछ इस तरीके से पूरा कथन आ जाएगा। दिमाग अप्लाई करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। वही अटके पड़े। ये तो मैं मैथ्स भी नहीं पढ़ा रहा अभी तुम लोगों को। मैथ्स थोड़ी नहीं है। अरे नहीं यार, मैथ्स भी नहीं पढ़ा रहा मैं तुम लोगों को। ऐसे सोच रहे हो जैसे जजमेंट देनी है। डिफिकल्ट लग रहा तुम लोगों को? हाँ बताओ। अगर 15 से कम है, 15 से कम है तो डायरेक्टली 4 मिनट से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, अगर 15 से ऊपर रिमाइंडर बच रहा है तो इसका मतलब 15 का टेबल पढ़ो ना। कितना आ रहा है आपका? कितनी डिग्रीज आ रही है? डिग्रीज कितनी आ रही है? डिग्रीज बताओ। 75 डिग्री आ रहा है ना? गलत है। छोड़ो छोड़ो, तुम रुक जाओ भाई, रुक जाओ। मुझे लग ही रहा था जीरो। ये 145 डिग्री वेस्ट है ना, ये ईस्ट का पॉइंट हो गया, तो ईस्ट वाला ईस्ट में डाल दो 70 डिग्री। अब तुम लोगों ने क्या किया, तुमने 145 में से 70 कर दिया माइनस, है ना? जबकि ऐसा होगा 145 डिग्री वेस्ट पर खड़े हो तुम। अगर मैं इसमें 75 डिग्री माइनस भी कर दूं तो तुम 70 डिग्री वेस्ट पे ही तो रहोगे ना। नहीं समझ में आई बात मेरी? भाई इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक जाना है। पहले 145 डिग्री स्टेप काउंट करोगे, जीरो पर आओगे, जीरो से फिर 70 स्टेप आगे और चलोगे, यही तो होगा। एक चीज दिमाग में हमेशा रखना, जब लोकेशन और डेस्टिनेशन के कोऑर्डिनेट्स अलग अलग हो ना, वेस्ट ईस्ट, ईस्ट वेस्ट, तो हमेशा ये दोनों लोकेशन ऐड करनी है अपना, हमेशा ये दोनों ऐड होगी। और जब वेस्ट और ईस्ट ये दोनों सेम है, वेस्ट वेस्ट ईस्ट ईस्ट, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर देना। अच्छा, अगर सिर्फ एक में वेस्ट है एक में ईस्ट है तो हमेशा ऐड होगा। क्यों होगा देखो ना, आपको 145 से 70 जाना है ना, तो पहले 145 कदम आगे बढ़े, जीरो पर पहुंचे, फिर 70 कदम आगे चलोगे तो 70 पर पहुंचोगे ना। वेस्ट से ईस्ट। अब आपने क्या किया ये बताऊं, आपने 145 में से 70 माइनस करके 75 आंसर निकाल दिया, यही है ना? अब तुम 145 स्टेप पर खड़े हो, 75 स्टेप आगे बढ़ोगे तो तुम तो यहीं पर खत्म हो जाओगे ना, 70 डिग्री वेस्ट पर। तुम 70 डिग्री ईस्ट पर पहुंचे कहा? ठीक है जी। अब इनके तो बच्चों के आंसर निकल गए, एक बार अपन देख लेते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है। मैंने कहा इसको ऐड करेंगे, 145 प्लस 70 कितना हो गया? 215। समझ में आ गया जी? अब इस 215 को मुझे आवर्स और मिनट्स में कन्वर्ट कर लेना था, तो आइए शुरू करते हैं। 15 10 जा 150, ठीक है। 15 7 जा कितना हो गया? 150 30 180। भाई 215 डायरेक्टली 15 से तो जाएगा नहीं ना। 15 14 जा कितना होता है?
भाई 15 14 जा 210 होता है भाई। 15 मल्टीप्लाई बाय 14 210 हो गया ना। यहां पर आपको माइनस कर लेना था 210, ब्रैकेट में लिख दो 15 मल्टीप्लाई बाय 14, इसका मतलब 14 घंटे, 14 आवर्स हो गया। रिमाइंडर बचा 5 डिग्री को मल्टीप्लाई कर लेना था 4 मिनट से, आंसर आ गया 20 मिनट। तो क्या हो गया टाइम गैप? 14 घंटे। 14 घंटे 20 मिनट हो गया ना। अभी 14 घंटे 20 मिनट प्लस करूं या माइनस? आंसर ने खुद ही बता दिया ना, वेस्ट से ईस्ट जा रहे हो ना, खुद ही बता रहा है वो। सर हमने 5 पे लिखा है, एक बार निकालो कर दो। मैम 215 में से मैंने 210 माइनस करे तो 5 रिमाइंडर आ गया। एनीथिंग विच इज लेसर देन 15 उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 14 घंटे 20 मिनट रिमाइंडर आ गया, मतलब आंसर आ गया। अभी 14 घंटे 20 मिनट मुझे ऐड करने हैं। किस में ऐड करने हैं? 10:48 में। जो तुमको सिखाया था एज इट इज करो। 10:48 में 14 घंटे 20 मिनट ऐड करने हैं। पहले मैंने 20 मिनट ही ऐड कर दिए, बताओ कितना आंसर होगा? 10:48 में पहले 20 मिनट जोड़ो। अभी आ रहा हूं तुम लोगों के आंसर पर आ रहा हूं। 10:48 में जोड़ो 20 मिनट। मैम 10:48 बज रहे हैं, घड़ी में 20 मिनट ऐड करना है। आप तुम बताओ कितने हुए? 10:48 बज रहे हैं, घड़ी में 20 मिनट आगे जाना है, कितना टाइम होगा? 10 कैसे हो जाएगा यार? हाँ 11 वेरी गुड, 11:08 हो गया। 11:08 PM, यही चल रहा है। अब 14 घंटे बचे। मैं क्या करता हूं इसमें? मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो 12 घंटे जोड़ लेता हूं। भाई जब 12 घंटे जोड़ोगे ना तो टाइम सेम ही रहेगा, बस ये PM का AM हो जाएगा। 12 घंटे जोड़ोगे तो 11:08 AM हो जाएगा, ठीक है। अब बचा और 2 घंटे, 14 घंटे जोड़ने थे ना। 1:08 PM हो जाएगा। हाँ तो आंसर कितना हो गया? 1:08 PM। ये आंसर था। PM ही तो होगा। 11:08 में 2 घंटे जोड़ने, ठीक है। अब सुनो, अभी भी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि दिन भी बताना है ना। हमने टाइम तो बता दिया 1:08 PM, और समय में आगे जा रहे थे तो ट्यूसडे का वेडनेसडे हो जाएगा। समझ में आ गया? एक बार दोबारा उतार लो। तुम लोगों के ये भी गलत आ रहे हैं। मुनीत का आ रहा है 3:08, प्रीति 2:48 PM। देखो ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है वैसे, बट अगर आ गया ना, क्योंकि देखो जुडिशरी अनएक्सपेक्टेड है मैम, अनएक्सपेक्टेड है। यू नेवर नो ज्योग्राफी में क्या आ जाए। हाँ बता रहा हूँ, यू नेवर नो ज्योग्राफी में क्या आ जाए, इसलिए हर चीज के लिए ना तैयार रहो। और ये तो बहुत ही सिंपल है, बहुत मुश्किल थोड़ी ना ही है। केवल तुम टाइम की गोली रोज देते हो यार, 5 मिनट में आ रहा हूं, बस भाई निकल गया, रास्ते में ही हूं। तो ये सब चीजें यही तो कैलकुलेट करनी है। आओ एक क्वेश्चन और करें। लोकेशन मान के चलिए आपकी 162 डिग्री ईस्ट है। इस समय टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं सुबह के। डे सैटरडे, डेस्टिनेशन (58 डिग्री वेस्ट), टाइम बताइए और दिन बताइए। आराम से करो, कोई जल्दबाजी मत करना। ले लो 3-4 मिनट, 5 मिनट ले लो, और गलत मत निकालना आंसर। अब तो बस GS खत्म होने वाला तुम लोगों का यार। बचा ही कितना है? हिस्ट्री खत्म, पॉल साइंस तुम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ोगे। रात में पढ़ाएंगे। तो चाय मिलेगी क्या? नहीं? अच्छा आया किसी का आंसर।
एक बार और समझा दीजिए बस मैम, इसी में समझा रहा हूँ, रत्ना जी इसी में समझ लेंगे, इसी क्वेश्चन में समझ लेंगे। बाकी सब बच्चे और एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो, सोल्यूशन करवा रहा हूँ बस इसका 2 मिनट में। फिर भी नहीं समझ में आता फिर भी बोलना मेरे को, दोबारा समझाऊंगा। 640 आ रहा है मैम। AM PM क्या आ रहा है? 640 AM गलत आंसर आ रहा है। दिन क्या दे रहे हो? संडे? क्या दिन बिल्कुल सेम आ रहा है? अरे वाह भाई शानदार। सिर्फ पीछे जाना है, आगे जाना है। बताओ, खुद बताओ कैसे जाना है? ईस्ट से वेस्ट जा रहे हो, लोकेशन ईस्ट है, डेस्टिनेशन वेस्ट है, क्वेश्चन में खुद लिखा हुआ है। नजर एक बार करना, एक बार। हाँ सामने दिख रहा है। तुम लोग क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे हो, तुम इसलिए जुडिशरी में आए ना, सही बताना, ये मैथ्स ना पढ़नी पड़े। देख लो यार अब इसको एक बार। 12:40 AM फ्राइडे। मैम आपका दिन तो ठीक आ रहा है, फ्राइडे ही है। अब ये 12:40 AM है या नहीं, आइए देखते हैं एक बार। चलिए जी, 4 hour 40 minutes। नंबर लाइन बना लिया। ये 0 मेरा प्राइम मेरिडियन, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। पहला पॉइंट ईस्ट वाला प्लॉट कर लूं 58, दूसरा पॉइंट वेस्ट वाला 162। मैंने कहा था दोनों कोऑर्डिनेट्स अलग होंगे तो दोनों की दोनों फिगर को ऐड कर देना। 162 प्लस 58, आंसर कितना आ गया? 162 प्लस 8 170, 170 प्लस 5 450, 220, यही आ रहा है 220। सेम पहले वाला ही क्वेश्चन था। 220 को आइए, ये है आपकी 220 डिग्री, इसको कन्वर्ट करना है आवर्स और मिनट्स में। 220 पहले मैंने अलग से लिख लिया। 15 का टेबल पढ़ा, 15 14 का पढ़ाया था, 210 आ रहा है। 10 आ जाएगा। माइनस करो 210, ब्रैकेट में लिख दो। 15 into 14। ये ब्रैकेट में इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपको पता लगे कि आपने इसको कितना, मतलब 15 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया था। नहीं तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूं, मैं 210 के ब्रैकेट में डायरेक्टली 14 घंटे लिख देता हूं। एक ही बात है इसका मतलब। 15 14 का था ना, तो मैंने 14 यहां पे आवर्स लिख दिए। रिमाइंडर आ गया बेटा यहां पर 10 क्योंकि 15 से छोटा है, तो मल्टीप्लाई कर दो 4 से। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 मिनट आ गया, तो 14 घंटे 40 मिनट ये निकल गया। इसको निकाल दिया है, माइनस करना है या प्लस? सर ईस्ट से वेस्ट जा रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है, इसका मतलब टाइम तो होगा माइनस। टाइम माइनस होगा तो सबसे पहले तो आंसर निकाल दो, सैटरडे का हो जाएगा फ्राइडे। अब टाइम क्या है, केवल यही तो देखना है। आइए देखते हैं। सुबह के बज रहे हैं 2, सुबह के 2 बज रहे हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, 40 मिनट माइनस कर दिए, 40 मिनट्स माइनस कर दिए, आंसर आ गया सुबह के 1:20। यही है सुबह का 1:20। अब इसमें माइनस करने हैं 14 घंटे। 14 घंटे मैं अलग से लिख रहा हूं, बट सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था 12 घंटे ही माइनस करो। जब आप 12 घंटे माइनस करते हो तब टाइम सेम रहता है, केवल AM का PM हो जाता है। तो यहां पर हो गया 1:20 PM। यहां तक क्लियर है? अब आपको जाना है और 2 घंटे पीछे। 2 घंटे पीछे जाओगे, 1:20 से होगा 12:20, 12:20 से होगा 11:20, यही तो है। अब 1:20 में आप लोगों को 2 घंटे पीछे जाना है। 12:20 11:20, आंसर हो गया 11:20 AM। ये PM का AM भी तो होगा 12 से पीछे जाते ही। समझ में आ गया जी? अब एक का आंसर ऑलमोस्ट करेक्ट आ रहा था। किसका आ रहा था? मुनीत का ही आ रहा था। हमारा भी हाफ से ज्यादा सही है। 12। मैम ऑप्शंस ऐसे ही देगा वो। बस थोड़ा सा ना लास्ट ऑप्शन कैसे आएंगे? 11:20, 11:30, 11:40, 11:40, ऐसे 10-10 मिनट के गैप पर ऑप्शंस होंगे। हाँ सर, 8130080861, 8130080861। आगे चलूं जी? क्लियर हो गया? आगे चलिए। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये कर लोगे ना आप? मैं 5 करा चुका हूं तुम लोगों को। चलिए अब बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको निकाल के देखो, निकल रहा है आंसर। लोकेशन है आप लोगों की 20 डिग्री ईस्ट। टाइम है आप लोगों का, मान के चलो एग्जैक्ट नंबर दे रहा हूं, 4 बज रहे हैं दोपहर के। ठीक है जी। डेस्टिनेशन है आप लोगों की
40.75 डिग्री ईस्ट। टाइम बताइए क्या होगा। इससे पहले तुम कचरा करो, मेरी बात सुन लो पहले। ये 75 से घबराना मत। अगर 1 डिग्री में 4 मिनट है तो आपको 1 डिग्री को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। इसका मतलब 0.25 में होगा 1 मिनट। समझ में आ गया भाई? 1 का अगर 1/4 कर लोगे 0.25 ही तो आएगा। 0.5 में होंगे 2 मिनट, 0.75 में होंगे 3 मिनट और 1 में हो जाएंगे 4 मिनट। अब करो कैलकुलेट। ये तो समझ में आ रहा है? पहले ये बताओ, मैंने बोला कि 1 में 4 मिनट होते हैं, मुझे 1 के 4 भाग कर लेना है। अगर 1 के 4 भाग करोगे तो 0.25 आएगा ना, चौथा भाग। उसके बाद अगर मैं 0.25 को 0.25 से ऐड कर दूं 0.5 आ गया। 0.5 में एक और बार 0.25 ऐड कर दो 0.75 आ गया। एक बार और 0.25 ऐड कर दोगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आंसर कैसे निकालना है? कुछ नहीं करना था, मैं 75 को भूल रहा हूं इस समय। ठीक है, ये 0 हो गया, 20 पर मैं था, 40 पे मुझे जाना है। 20 डिग्री आ गया, डिफरेंस 20 डिग्री था ना। 20 डिग्री को मुझे अब कर लेना है, यहां पे मैं पहले से लिख रहा हूं 0.75 डिग्री का मतलब 3 मिनट है, तो मुझे ये 3 मिनट बाद में ऐड कर लेना है। तो पहले मैं 20 को तोड़ रहा हूं आवर्स और मिनट्स में। 15 मैंने माइनस किया, 15 का मतलब 1 घंटा, रिमाइंडर आ गया 5 डिग्री। 5 डिग्री को कर दिया मैंने 4 से मल्टीप्लाई, 20 मिनट। अब ये जो 20 मिनट है इसमें मुझे 3 मिनट और ऐड कर लेने हैं, तो 1 घंटा 23 मिनट्स। अब ये प्लस करूं या माइनस? ये प्लस होगा, टाइम प्लस होगा। 4 बज रहे थे, टाइम हो जाएगा 5:23 मिनट। ठीक है, इसमें 0 मैम, इसमें भी तुमने 8:03 मिनट बजा दिए यार। हाँ बस खत्म मैम, खत्म यही था बस मैच। अपने आप से कोई भी सिचुएशन इमेजिन कर लो। ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल अपने आप से बना लो, ये मैं याद करके थोड़ा ना आया था। आंसर दो, नंबर आपके पास है ही, मुझे भेज दो। ठीक है, नहीं तो मैं अगले ट्यूसडे चेक कर लूंगा। कोई भी 4 पर न्यूमेरिकल्स खुद दे दो अपने आप को। मुनीत, प्रतिमा, प्रीति, रत्ना, ऋतिक, तरुण, समझ में आ रहा है बेटा? ये 0.75 से डरना मत। 1 डिग्री के नीचे जो मैंने ये 0.25, 0.5, 0.75 लिखा ना, इसको एज इट इज उतार लो। जो फॉर्मूला आपको समझाया था ना मैंने, 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स, उसी के नीचे उतार लो। 0.5 डिग्री इज इक्वल टू 1 मिनट, 0.5 डिग्री इज इक्वल टू 2 मिनट, 0.75 डिग्री इज इक्वल टू 3 मिनट्स। क्वेश्चन में अगर डिग्री वाला क्वेश्चन आया पॉइंट वाला, तो पॉइंट में केवल यही 3 नंबर आ सकते हैं। 0.25 आएगा, 0.5 आएगा, नहीं तो 0.75 आएगा। वो अपने आप से कोई और पॉइंट में डिजिट नहीं लिखेगा, जैसे 4 अपना 0.4 दे दिया उसने, या 4 अपना 5 दे दिया, ऐसे कुछ नहीं आएगा। पॉइंट में केवल यही तीनों डिजिट आ सकती है। आगे चलें, चलो यहां पर खत्म हो गया आप लोगों का लॉन्गिट्यूड्स। तो अब समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि क्यों दुनिया में, एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैम, मैंने बोला था 20 डिग्री ईस्ट में आप थे और 40.75 डिग्री ईस्ट में आपको जाना था। यहां पर टाइम था 4 बजे दोपहर के, इसका टाइम निकालना था। सिंपल सी बात। वैसे अगर 20 ईस्ट पे हैं और 40.75 ईस्ट में जाना है तो रिमाइंडर आपका बचेगा 20.75। यही निकाला होगा तुम लोगों ने। बट मैंने बोला यहां पर 20.75 में 75 का तो मतलब हो गया 3 मिनट, तो इसको तो अलग कर लो, बचा केवल 20 डिग्री। अभी 20 डिग्री को तोड़ना है मुझे आवर्स और मिनट्स में। 20 में माइनस किया 15, क्योंकि 15 1 जा 15, 2 जा 30 हो जाएगा, 30 ज्यादा हो जाएगा तो 15 1 टाइम्स माइनस करोगे। 15 1 टाइम्स माइनस किया तो 1 घंटा ब्रैकेट में लिखा, ब्रैकेट में रिमाइंडर आया नीचे 5 डिग्री। 5 डिग्री को मल्टीप्लाई किया 4 मिनट से, आंसर आ गया 20 मिनट। अब ये 20 मिनट में जो ऊपर आपने 3 मिनट अलग किए थे वो ऐड कर लो, तो अब टोटल मिनट्स हो गए 23 मिनट्स। तो टोटल टाइम गैप आपने निकाल दिया 1 घंटा
23 मिनट्स। नंबर लाइन के हिसाब से आपने समझा था कि आप वेस्ट से ईस्ट जा रहे हो इस एग्जाम्पल में, तो टाइम उस हिसाब से प्लस करोगे। कैसे? नंबर लाइन बना लो दोबारा से, पहला वाला पॉइंट 20 है, दूसरा 40 है, 20 से 40 की तरफ जा रहे हो। एरो क्योंकि ईस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है इसलिए आप ईस्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हो। टाइम को आपने ऐड कर दिया, यहाँ पे 4 बज रहे थे, ऑलरेडी 4 बज रहे थे, इसमें 1 घंटा 23 मिनट ऐड करना है, आंसर हो गया 5:23। पीएम का पीएम ही रहेगा। क्वेश्चन में दिन पूछा ही नहीं था उसने, अगर पूछता भी तो दिन सेम ही रहता, अगर ट्यूसडे पूछता तो ट्यूसडे ही रहता। ठीक है जी, आगे चलें। एक बार और समझाऊं? देख लो, बस मैम और नहीं करना, बस इतना बहुत है, ज्यादा तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। ये लॉन्गिट्यूड्स था। आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपकी चीज है वो हो गया एटमॉस्फेयर। भाई एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स हैं और हर किसी प्लैनेट के ऊपर एटमॉस्फेयर होता भी नहीं है। जैसे मरकरी के पास नहीं है, आपने मेरे साथ पढ़ाई था, जब मैं प्लैनेट्स पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि मरकरी के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। और जरूरी नहीं है कि एटमॉस्फेयर होगा तो लाइफ होगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर में वो सारी गैसेस भी होनी चाहिए जिससे लाइफ सस्टेन कर पाए। आपके पास केवल एटमॉस्फेयर है और लाइफ मतलब उसमें लाइफ सस्टेनिंग गैसेस नहीं है तो कोई फायदा थोड़ी ना है उसका फिर। ठीक है, जैसे मरकरी के पास तो एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो सुबह जितना गर्म होता है उतना ही ठंडा वो रात को भी हो जाता है। याद आ रहा है? मैंने आपको बताया था डायरनल रेंज मरकरी में बहुत ज्यादा है, सुबह के समय टेम्परेचर 400 डिग्री पहुंच जाता है, रात के समय -200 हो जाता है, तो 600 डिग्री का अंतर है सुबह और रात के टेम्परेचर के बीच में। अर्थ में ऐसा नहीं होता, सुबह का टेम्परेचर 34 डिग्री चल रहा है इस समय, रात का टेम्परेचर मैक्सिमम 23 है तो 25 पहुंच जाएगा। 10-15 डिग्री के ऊपर से, इससे ऊपर का वेरिएशन नहीं होता अगर अर्थ के ऊपर टेम्परेचर देखा जाए। अगर मरकरी की बात करें तो मरकरी के पास एटमॉस्फेयर नहीं है। वीनस के बारे में मैंने आपको बताया था, वीनस के पास एटमॉस्फेयर है, बट वीनस के एटमॉस्फेयर में केवल 95% एक ही गैस है, जिसको आपने बोला कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए मैंने आपको बताया था कि वीनस सबसे गर्म प्लैनेट है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट की वजह से वीनस का टेम्परेचर रोज बढ़ता है। अब आइए अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। केवल इन 8 प्लैनेट्स में से अर्थ के पास ये ऐसा एटमॉस्फेयर है जिससे लाइफ सस्टेन कर सकती है। हमने अर्थ के एटमॉस्फेयर का मतलब है अर्थ के ऊपर वो हवा की पट्टी जिसमें बहुत सारी गैसेस हैं, और इसी पूरे एटमॉस्फेयर को बहुत सारी लेयर्स में बांट दिया है। सबसे पहली लेयर है ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर के ऊपर स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर मेसोस्फियर, मेसोस्फियर के ऊपर थर्मोस्फियर, थर्मोस्फियर के ऊपर एक्सोस्फियर, और एक लेयर चलती है मेसोस्फियर से एक्सोस्फियर तक। मेसोस्फियर में भी पाई जाती है, ये ओवरलैप करती हुई चलती है, मेसोस्फियर से शुरू हो जाती है, और इस लेयर को आइनोस्फियर बोलते हैं। तो इसको अलग से नहीं पढ़ाते हम लोग लेयर्स में, बस ये बता दूं, सबसे पहली ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, और एक लेयर है जो मेसोस्फियर से चलती है बाकी सब लेयर को ओवरलैप करते हुए, इसको आइनोस्फियर कहते हैं। आइनोस्फियर की वजह से ही जो रेडियो सिग्नल्स होते हैं ना, रेडियो जो आपकी गाड़ी का रेडियो पकड़ लेता है एकदम से, रेडियो सिग्नल्स आइनोस्फियर की वजह से ही रिफ्लेक्ट होके अर्थ वापस आते हैं। जैसे अगर आपने आज विधि से ही कोई रेडियो सिग्नल हवा में ऊपर भेजा, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होके नीचे आ जाएगा, और ये ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होना यही आइनोस्फियर की खास बात है। इसी वजह से रेडियो कम्युनिकेशन अर्थ पर पॉसिबल है बिना सैटेलाइट्स के। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है कि रेडियो कम्युनिकेशन से आवाज तो बहुत अच्छी आती है, भाई आवाज तो बहुत अच्छी क्वालिटी की आएगी, बट पिक्चर क्वालिटी बहुत कम है। तो पहले जो डीडी नेशनल चलते थे हमारे, वो इसी रेडियो सिग्नल के बेसिस पर चलते थे। जो डीडी नेशनल का हेडक्वार्टर होता था वहां पे शूटिंग होती थी, और वीडियोस जो हैं वो सारी रेडियो सिग्नल के माध्यम से ऊपर भेज दी जाती है, मतलब सिग्नल्स की तरह से। फिर सभी घरों के ऊपर आपने देखा होगा एंटीना लगा होता था एल्यूमिनियम का, वो एंटीना जितना कैच करता था उतना आपको आवाज और पिक्चर दिखती थी। और बाई चांस अगर एंटीना घूम गया तो सबसे छोटे बच्चे को घुमाते थे ऊपर कि जा जाके एंटीना घुमा, और वो जोर से आवाज मारता था, आया क्या। हाँ, तो ये सब चीजें, तो ये बहुत पहले होता था। अब ये बार बार ना हो तो क्या किया हम लोगों ने ऊपर सैटेलाइट्स बिछा दी। अब ये सैटेलाइट सीधा आपके घर की छतरी तक सिग्नल्स भेज रही हैं, और उस छतरी को लॉक कर दिया ताकि कोई बंदर भी हिलाए तो हिले ना। भाई इसको DTH कहते हैं, डायरेक्ट टू होम, कि सारे सिग्नल्स डायरेक्टली आपके घर तक ऑटोमेटिकली हमने पेयर कर दिए हैं। तो यूपी में तो है ही हमारे बहुत बंदर है।
बंदर हिलाते नहीं ना, वो झूल जाते हैं साले। तो अब ये सब चीजें जो हैं, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, सिग्नल क्वालिटी बहुत बेहतर है, इसलिए HD, अल्ट्रा HD, बहुत सारे चैनल्स आज तक मतलब अब तो आने लग गए हैं। तो ये सब चीजें इसलिए पॉसिबल हो पाई हैं। हर लेयर का अपना बिहेव करने का तरीका है, हर लेयर की विड्थ है, ये सब चीजें आप लोगों को याद करनी है, ठीक है। मैं यही डायग्राम आप लोगों के लिए एक बार बनवा दे रहा हूं। सबसे पहली लेयर मान के चलते हैं अपन लोग कि ये आपकी अर्थ है, ठीक है। मैं अर्थ का 2D डायग्राम बना रहा हूं। मैंने अर्थ को इस तरीके से बनाया कि अर्थ का ये वाला साइड तो पोल्स है, इस वाले साइड पे मैं अर्थ के पोल्स को दर्शा रहा हूं, और इस वाले साइड पर अर्थ के इक्वेटर को। 2D डायग्राम बना रहे हैं हम, इसलिए मैंने बोला इस वाले लेफ्ट हैंड साइड अर्थ के पोल्स है और राइट हैंड साइड अर्थ के इक्वेटर है। तो सबसे पहली लेयर जो है ना ट्रोपोस्फियर, वो पोल के ऊपर ज्यादा मोटी नहीं है, बट इक्वेटर के ऊपर बहुत थिक है। पहली जो लेयर है वो पोल के ऊपर ज्यादा थिक नहीं है अगर देखें, बट इक्वेटर के ऊपर इसकी थिकनेस बहुत ज्यादा है। अब अगर इसको मुझे बनाना पड़े ना, मतलब ये तो डायग्राम मैंने 2D बना दिया, अगर इसको ओरिजिनल आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये आपकी अर्थ हो गई, और ये होगी पहली लेयर ट्रोपोस्फियर। कि इक्वेटर के ऊपर थिकनेस ज्यादा दिख रही है आपको, और पोल्स के ऊपर थिकनेस कम है। तो इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे तो बहुत ही बुरा लगेगा, इसलिए अपन लोगों ने 2D डायग्राम कुछ इस तरीके से बना दिया, यहां पर पोल्स, इधर इक्वेटर। अगर मैं इस लेयर की बात करूं, इस लेयर का नाम है ट्रोपोस्फियर। इस लेयर को आप लोग ट्रोपोस्फियर कहते हैं। इसकी थिकनेस के बारे में बात करें तो पोल के ऊपर तो ये 8 किलोमीटर थिक है, 8 किलोमीटर, और इक्वेटर के ऊपर 18 किलोमीटर थिक है। तो 8 से 18 किलोमीटर इसकी थिकनेस है। सिंपल सी बात, कैसे क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट आ सकता है कि जैसे आप पोल से इक्वेटर की तरफ जाओगे तो ट्रोपोस्फियर की थिकनेस कम होगी। आप पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं और जो ट्रोपोस्फियर की थिकनेस है वो कम हो रही है, तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? ये गलत होगी ना यार। आप पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहे हो, 8 से 18 की तरफ जा रहे हो, तो ट्रोपोस्फियर की थिकनेस बढ़ेगी ना। अब मैं ट्रोपोस्फियर इस पूरी लेयर की बात कर लूं, कुछ स्पेशल पॉइंट्स लिखवा दूं। ट्रोपोस्फियर का पहला स्पेशल पॉइंट, 99% ग्रीन हाउस गैसेस आर फाउंड हेयर। इसी लेयर में 99% ग्रीन हाउस गैसेस मिलती हैं आपको। केवल एक गैस को छोड़ दिया जाए जो कि 1% है, और वो कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बहुत ऊपर तक उड़ सकती हैं। केवल इस गैस को छोड़ दिया जाए तो 99% ग्रीन हाउस गैसेस आपको ट्रोपोस्फियर में देखने को मिलती है। दूसरा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 165 मीटर्स अगर आप इस लेयर में ऊपर जाएंगे, 165 मीटर अगर हाइट अटेन करेंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इस लेयर में डाउन चला जाता है। मतलब क्या कि इस लेयर में हाइट के साथ टेम्परेचर कम होता है। तो अगर मैं इसको आपको किलोमीटर्स में बताना चाहूं तो 1 किलोमीटर अगर आप ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नीचे चला जाएगा। इसलिए हाइट पर जो इलाके हैं वो ठंडे रहते हैं ना, क्योंकि इस लेयर में ट्रोपोस्फियर में क्या पंगा है, 165 मीटर ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस का फर्क आ जाएगा। आगे चले, इसके बाद अब लिखते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ट्रोपोस्फियर की बात करें तो सारी एनवायरमेंटल गतिविधियां, मतलब बारिश आना, तूफान आना, हवाएं चलना, डस्ट स्टॉर्म्स आना, क्लाउड फॉर्मेशन, ये सारी चीजें आपको इसी लेयर में देखने को मिलेगी। इस लेयर के ऊपर ना तो आंधी आती है, ना तूफान, ना बारिश की बूंदें दिखेंगी, सब बहुत शांत रहता है। ठीक है, तो ट्रोपोस्फियर में लिख लीजिए ऑल एनवायरमेंटल फिनोमिना। और जब मैं एनवायरमेंटल फिनोमिना की बात करता हूं तो सारी चीजें आ जाती हैं। ऑल एनवायरमेंटल फिनोमिना आर फाउंड हेयर। कौन कौन से एनवायरमेंटल फिनोमिना? जैसे बादलों का बनना, क्लाउड फॉर्मेशन, जैसे रेनफॉल, ये पोल्स मत उतारना बेटा बीच में, जैसे रेनफॉल, जैसे डस्ट स्टॉर्म्स, ये सारी चीजें आप लोगों को इस लेयर में ही देखने को मिलेगी। ये ट्रोपोस्फियर की खास बात है।
इसके बाद चलते हैं आगे जी। इतना क्लियर हो गया। ये ट्रोपोस्फेयर के ताजे ताजे 3 पॉइंट है जो आप लोगों को लिखने। हटा दूं तीनों के तीनों पॉइंट, क्योंकि अब मैं इसके बाद की अगली लेयर बता रहा हूं। और ये थिकनेस आप लोगों ने कहां से जांची? ये थिकनेस आपने अर्थ के सरफेस से निकाली। यहां से अगर इसकी थिकनेस निकालोगे ट्रोपोस्फेयर की, ये पोल्स है, तो 8 किलोमीटर की थिकनेस मिलेगी। इक्वेटर से थिकनेस निकालोगे तो 18 किलोमीटर की। तो ट्रोपोस्फेयर ज्यादा थिक है इक्वेटर के ऊपर, थिन है पोल्स के ऊपर। ठीक है जी, आगे चलूं? चलो जी। इसके बाद अब अगली लेयर की बात करते हैं। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों ने भी तीनों पॉइंट लिख लिए ना? यस, चलिए अब अगली लेयर की बात करता हूं। नेक्स्ट जो लेयर है, अगली लेयर का नाम है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर वैसे तो सीधी दिख रही है आपको, बट थिकनेस देखो, स्ट्रेटोस्फियर की थिकनेस ऑटोमेटिकली पोल्स के ऊपर ज्यादा हो गई और इक्वेटर के ऊपर थिकनेस कम हो जा रही है। अब स्ट्रेटोस्फियर अर्थ के सरफेस से है कितना ऊपर? तो कहा जाता है स्ट्रेटोस्फियर 50 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ है। अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अगर अर्थ के सरफेस से स्ट्रेटोस्फियर 50 किलोमीटर ऊपर है, तो मुझे बताइए स्ट्रेटोस्फियर की थिकनेस इक्वेटर पर कितनी होगी? मैम 50 किलोमीटर ऊपर तो स्ट्रेटोस्फियर है, तो ये थिकनेस बताइए कितनी होगी? भाई 18 किलोमीटर तो ट्रोपोस्फियर है, 50 में से 18 निकालोगे, यहां से लेकर यहां तक 50 है, जिसमें से 18 तो ट्रोपोस्फियर ही होगी ना। तो 32 किलोमीटर की थिकनेस यहां पे लिख देना, 32 किलोमीटर की थिकनेस तो है इक्वेटर पर। और यहां पर ये थिकनेस कितनी होगी? 42 किलोमीटर की थिकनेस स्ट्रेटोस्फियर की पोल्स पर हो गई। दोबारा समझ लो, स्ट्रेटोस्फियर मैंने बोला अर्थ के सरफेस से 50 किलोमीटर ऊपर है, तो पोल्स में तो 8 किलोमीटर तो ट्रोपोस्फियर ही है ना, तो 50 में से 8 गए, बाकी का 42 बचा स्ट्रेटोस्फियर। उसी तरीके से यहां पर मैंने आपको बताया 18 किलोमीटर तक तो ट्रोपोस्फियर ही है, 50 में से 18 गए, 32 बचा, तो 32 किलोमीटर की थिकनेस स्ट्रेटोस्फियर की इक्वेटर के ऊपर है। ठीक है जी। अब स्ट्रेटोस्फियर की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट, ओजोन लेयर इसी में पाई जाती है। ओजोन लेयर आपको इसी लेयर में मिलेगी। और ओजोन लेयर मिलेगी तो प्लीज ओजोन के बारे में 2-3 ताजे ताजे पॉइंट लिख लेना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन होल का रीजन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यहां पर मैं सेकंड पॉइंट लिख रहा हूं, ओनली वन ग्रीन हाउस गैस कैन रीच हियर। ओनली वन ग्रीन हाउस गैस कैन रीच हियर, और वो कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। और यहां पर मैं लिख देता हूं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, जिसको ओडीएस कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है। ओडीएस का मतलब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। इसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन होल हुआ है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कौन सी प्रोटोकॉल के अंतर्गत, कौन सी प्रोटोकॉल आपने ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर बैन लगाया था, तो बिल्कुल 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो यहां पर मैं थर्ड पॉइंट लिख रहा हूं, ओडीएस वर बैंड। ओडीएस का मतलब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस वर बैंड बाय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। ओडीएस वर बैंड बाय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। आगे चले तो ओजोन के स्ट्रेटोस्फीयर के 3 पॉइंट हो गए। मैंने बोला ओजोन लेयर इस लेयर में मिलती है। ओजोन का काम क्या है? यूवी रेस को ब्लॉक करना। O3 का काम क्या है? यूवी रेस को ब्लॉक करता है। तो O3 ब्लॉक्स
यूवी रेज, O3 का काम है यूवी रेज को ब्लॉक करना, अल्ट्रा वायलेट रेज। मैंने बोला कि केवल एक एक ग्रीन हाउस गैस यहाँ पर मिलती है जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ओडीएस को बैन किया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में। और चौथा पॉइंट अगर लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, सर क्या लिखा है ब्लॉक? यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज जो सन की आती है वो ऊपर ही छन जाती है। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज पॉइंट नंबर 4 में लिख रहा हूं, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट विद द हाइट। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट विद द हाइट मतलब हमने ट्रोपोस्फीयर में पढ़ा था ना, हाइट के साथ टेम्परेचर कम हो रहा है। यहां पर टेम्परेचर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है एक्सेप्ट in the upper portion of the layer, except in the upper portion of the layer, लेयर के अपर पोर्शन को छोड़ दिया जाए। क्यों? क्योंकि अपर पोर्शन में यूवी रेस को ब्लॉक हो रहा है, यूवी रेस को ब्लॉक कर रहा हो, यूवी रेस बहुत गर्म होती है, तो अपर पोर्शन को छोड़ दो तो टेम्परेचर ऑलमोस्ट यहां पर कांस्टेंट ही रहता है। इसके बाद चलते हैं पांचवा और आखिरी पॉइंट की तरफ, डिस्टर्बेंस फ्री लेयर। डिस्टर्बेंस फ्री लेयर, इसलिए इस लेयर को कंसीडर किया जाता है फ्लाइट्स के लिए। दैट्स वाई एप्ट लेयर फॉर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। एप्ट लेयर फॉर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। और अगर बाय चांस स्ट्रेटोस्फीयर में भी आपका प्लेन उड़ता उड़ता हिलने लग जाए, मैं वही बता रहा हूं, अगर बाय चांस स्ट्रेटोस्फीयर में प्लेन हिलने लग जाए तो ये समय होता है भगवान याद करने का, अपने पूरे पाप कर्म याद करो और माफी मांगो। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर में एक हवा चलती है बस, और इसकी डायरेक्शन और स्पीड हमें पहले ही पता होती है, तो फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया जाता है और इनको कहा जाता है जेट वेव्स। जेट वेव्स अगर आपसे पूछा जाए ना कहां मिलती है स्ट्रेटोस्फीयर, हवा की बहुत मोटी पट्टी जो रिवर की तरह ही बहती है, जो इसके रास्ते में आए सबको साथ ले जाती है ये। तो ये 5 पॉइंट हो गए स्ट्रेटोस्फीयर के। आगे चलें जी मैम। और जब फ्लाइट लैंड कर रही होती है तभी हिलती है। क्यों? क्योंकि सारी टर्बुलेंट ट्रोपोस्फीयर में है। आपको बोला ना एनवायरमेंटल फिनोमिना सब इधर ही मिलता है। सोचो तुम उड़े गुजरात से, गुजरात में मौसम साफ है, दिल्ली के ऊपर बैंड बज रही है मौसम की, तो दिल्ली एंटर करते ही आपको पहले ही बोल देगा सीट की पेटी बांध लो, शाणे मत बनो, क्योंकि थोड़ा सा मौसम खराब है। तो जैसे ही उतरोगे तो हिलेगा थोड़ा सा प्लेन। हाँ, ज्यादा हिला तो फिर तो देखो जान तो निकलती है ना। क्यों? क्योंकि तुम भले ही जितने मर्जी हवाबाज हो, अगर किसी ऐसी राइड में बैठे हो तुम जिस राइड का कांटेक्ट जमीन से है ही नहीं, तो लाजमी है जान निकलना। जैसे एडवेंचर रिजॉर्ट में तो आपको पता ही होता है ना कि घूम के तो नीचे ही आना है, क्योंकि सब नीचे बंधा हुआ है ना। यहाँ पर ऐसा नहीं, इसलिए ज्यादा जान निकल रही है। हाँ, फ्लाइट गिर गई ना एक, हाँ पैसेंजर फ्लाइट गिर गई ना एक। कुछ लोग उसमें बच गए, मगर सारे मर गए? नहीं बचे हैं। कुछ बचे हैं शायद, पता नहीं मैम, ज्यादा मैं देखता नहीं इनसे, जो टेंशन से होती है यार फ्लाइट पे जाने का। आजकल देखो ना हर जगह ही मौत दिख रही है मुझे, तो आए दिन ट्रेन पलट रही है। अभी यूपी के गोंडा में हो गया, बहुत ज्यादा हो रहा है। इस बार ट्रेन एक्सीडेंट ने कमाल कर दी। और अगर फ्लाइट्स की भी ऐसा होने लग जाए फिर तो बहुत ही मुश्किल है ट्रेवल करना। 500 पॉइंट तुम लोगों ने पढ़ लिए मेरे हिसाब से। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सर मेरी भी बोतल में भर देना पानी। चलो जी, अब मैं इसको हटा रहा हूँ। नहीं है कोई सर्वाइवर? क्या हॉस्टेज भी नहीं बची? मैं पूछ रहा हूँ यार, वैसे ही आई हैव सिंपैथी फॉर देम। वो महंगी बस के कंडक्टर्स हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए जी, अब चलते हैं आगे। अब अगली लेयर की बात करते हैं। नेक्स्ट लेयर का नाम है मीजोस्फीयर। दिस इज द नेक्स्ट लेयर, इसका नाम है मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर अगर धरती से कितना ऊपर है, तो धरती से 80 किलोमीटर ऊपर है ये, 80 किलोमीटर अबव द अर्थ। तो सिंपल सी बात, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका थिकनेस बताइए, कितना थिकनेस होगा मीजोस्फीयर का? 80 किलोमीटर ऊपर तक है ना। तो 30 हो गया।
हाँ, तो 30 थिकनेस हो गया और हर जगह 30 है, पोल्स पर भी 30, इक्वेटर पर भी 30। तो इसकी थिकनेस में कोई फर्क नहीं है, पोल्स इक्वेटर दोनों पर मेसोस्फीयर की थिकनेस सेम रहती है। मेसोस्फीयर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं अब आपको बता दूं, यहां पर हाइट के साथ टेम्परेचर दोबारा गिरने लगता है। कितना गिरता है ये नहीं पता, अनइवन तरीके से गिरता है। हाइट अगर बढ़ती है यहां पर टेम्परेचर कम होता है और सबसे लोएस्ट टेम्परेचर, सेकंड पॉइंट, लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर इसी लेयर में रिकॉर्ड किया जाता है। लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर इसी लेयर में रिकॉर्ड किया जाता है। कितना है? -100 डिग्री सेल्सियस। -100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, देखो मेसोस्फीयर में टेम्परेचर। उसके बाद स्पेस से, हाँ बिल्कुल, स्पेस से आने वाली हर चीज में आग लगती है ना, जो बाहर से आती है। तो अब सुनीता विलियम्स को तो अभी तो नहीं बुला रहे यार, बड़ा बुरा लग रहा है उनके बारे में तो सुन के कि उनका तो समझ ही नहीं आ रहा। हालांकि इन्होंने शायद उससे हेल्प ली है, इलॉन मस्क से। इस बार शायद इलॉन मस्क कुछ करके दिखाए, क्योंकि स्टार लाइनर नाम था ना, वो तो खराब हो गया, तो शायद अब कुछ। अच्छा, इलॉन मस्क की स्पेस कंपनी का नाम? हाँ, स्पेस एक्स। और स्पेस एक्स का क्राफ्ट क्या है नाम? स्पेस एक्स के क्राफ्ट का नाम वो भी ऐसे ही है, स्टारलिंक। तो स्टारलिंक की मदद लेंगे इस बार ये। चलो अब आगे देखते हैं। इसरो ने तो मना कर दिया यार, इसरो से पूछा था हमने, कहा देखो देखो बुरा तो लग रहा है बट अपन ला नहीं पाएंगे, भेजना तो हमको आता है। इसके बाद अपन चल रहे हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, सारी चीजें जो आग पकड़ती है इसको मीटियोर्स कहते हैं आप लोग। स्क्रीन थोड़ा राइट साइड मूव कर रहा हूं बेटा, रुको। हाँ, कहा था मैं? हाँ, मीटियोर्स पर था। जिस चीज को आग लगती है, सारी चीजें आग इसी लेयर में पकड़ती है, मेसोस्फीयर में। तो यहां पर लिख लीजिए, मीटियोर्स आर फाउंड इन दिस लेयर। मीटियोर्स आर फाउंड, टेम्परेचर का मैम आग से कोई मतलब नहीं है, फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मैं बताता हूं, अभी आपको समझ में आएगा। तवा लेना, बिल्कुल गरम गरम तवा, आग, लाल तवा, उस पूरे के पूरे तवे को पानी के नीचे डाल देना। पानी ठंडा होता ना, तवे में आग लग जाएगी। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एस्टेरॉइड पहले ही बहुत गर्म होकर आता है। क्यों आता है गर्म होके? ये भी रीजन सुन लो। गर्म होके इसलिए आता है क्योंकि मेसोस्फीयर की ऊपर की लेयर, अब मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये हटा दूं, ऊपर मेरे पास जगह नहीं है, मैं थोड़ी सी अर्थ को नीचे करूंगा। ये तीनों पॉइंट आप लोगों ने लिख लिए? एक बार मैं अर्थ को नीचे कर रहा हूं, यहां तक ठीक है। क्या हुआ भाई? तुम लोगों के साथ ही शुरू किया था, मेरे को लगता तुम लोगों के साथ ही खत्म करूंगा मैं जीएस। मैंने सुना बच्चे बहुत है यार हमारे पास जुडिशरी के, आते केवल 10-15 ही है, क्यों? चलो अब मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है। चलो, जनरल साइंस भी कराऊंगा मैम, एक एक दो क्लास खत्म, ज्यादा धोना पड़ाता हूं उसमें मैं, क्वेश्चन ही नहीं आते। सबसे इंपॉर्टेंट आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, 3 सब्जेक्ट्स मान के चलो, ये रामबाण है। अच्छा, इस मेसोस्फीयर के बारे में क्योंकि मैंने आपको लिखवा दिया था कि लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर रिकॉर्डेड हियर, तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना कि विच इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, तो मेसोस्फीयर ही हो जाएगा, ठीक है। ये मत बोलना कि तूने लिखवाई नहीं थी, तो लोएस्ट टेम्परेचर लिखवा रहा हूं, उसको मतलब वो कोल्डेस्ट ही होगी ना। चलो, इसके बाद अब मैं आगे बता रहा हूं, नेक्स्ट लेयर है ये वाली। ये धरती से 100 किलोमीटर 90 किलोमीटर ऊपर है तकरीबन। लेयर का नाम है थर्मोस्फीयर। इसको थर्मोस्फीयर कहते हैं। थर्मोस्फीयर के बारे में पहला पॉइंट, हाइट बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है। इस लेयर में हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ता है। मैक्सिमम टेम्परेचर इसी लेयर में रिकॉर्ड करते हैं हम। मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर इज रिकॉर्डेड हियर। एटमॉस्फेयर का मैक्सिमम टेम्परेचर इसी लेयर में रिकॉर्ड होता है, दैट इज 1500 डिग्री सेल्सियस। 1500 डिग्री पहुंच जाता है यहां पर टेम्परेचर।
इसलिए आप इसको हॉटेस्ट लेयर कहते हैं। तभी आप अब अक्सर एक चीज देखना, अक्सर एक चीज आप लोगों को दिखेगी, और वो क्या है, जब भी किसी सैटेलाइट को हम भेजते हैं ना, तो सैटेलाइट के ऊपर वो फॉइल लगाते हैं, कुछ क्या कहते हैं अपना, वो उसकी गोल्डन सी फॉइल लगती है। देखिए कभी गोल्डन फॉइल दिमाग में आया कभी? एल्यूमिनियम फॉइल को लपेट के भेज रहे हैं, वो एल्यूमिनियम फॉइल नहीं है, वो गोल्डन फॉइल है। गोल्डन फॉइल ना टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से सैटेलाइट को खराब होने नहीं देती। ये तो देखो ना कि अब नीचे टेम्परेचर -100 है, ऊपर से एकदम से 1500 पहुंच गया, तो इतना टेम्परेचर वेरिएशन होगा सैटेलाइट में आग लग जाएगी। वही मैंने बोला ना कि थर्मोस्फेयर से एस्टेरॉइड आ रहा है, गर्म होकर आ रहा है, एकदम से ठंडे में आएगा, आग तो लगेगी। इस वजह से सारी मीटियोर मीजोस्फीयर में मिलते हैं, थर्मोस्फेयर में नहीं। इसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन वाला फोर्स मीजोस्फीयर में मैक्सिमम हो जाता है, और जो भी फ्रिक्शन करोगे तो हाथ तो गर्म हो ही जाता है ना, तो यही काम होता है यहां पर भी। तो ये 2 पॉइंट आपको मीजोस्फीयर में लिखने हैं। उसके बाद जैसे कि थर्मोस्फीयर में लिखने हैं। उसके बाद मैंने जैसे बताया मीजोस्फीयर से एक लेयर चलती है ओवरलैप करते हुए, इस लेयर को आइनोस्फीयर कहते हैं। दिस लेयर इज आइनोस्फीयर। अब मैं आइनोस्फीयर के बारे में आप लोगों को 2 पॉइंट बता दूं। मीजोस्फीयर से ओवरलैप करते हुए ये लेयर आगे बढ़ती है, दिस इज आइनोस्फीयर। यही 2 पॉइंट आप लोगों को लिखने थे। ऑनलाइन वाले हैं सर, और फिर कुछ बंदे पर्टिकुलर क्लास के लिए, हाँ ये बात भी है यार, कुछ पर्टिकुलर क्लास के लिए आते हैं वैसे। जीएस, हाँ जीएस सबको नहीं पढ़नी ना, हाँ यूपी वाला एग्जाम हर कोई थोड़ा ना देगा। ठीक ठीक ठीक, समझ गया सर, समझ गया। मुझे लग रहा है मैं ही बुरा पढ़ाता हूँ शायद। ये हटा दूं जी। अब मैं आइनोस्फीयर की बात कर लूं जी। आइनोस्फीयर 80 किलोमीटर से तो शुरू हो रहा है, जैसे दिख रहे हो आप, ये मीजोस्फीयर से तो शुरू होता है, और ये 630 तक चलता है, 630 किलोमीटर तक चलता है। आइनोस्फीयर अगर बात करें तो इट इज फेमस फॉर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयंस, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयंस that can reflect the radio signals emitted from earth, that can reflect the radio signals emitted from earth। तो ये मान के चलिए कि इस पूरी लेयर में आपको इलेक्ट्रिकली चार्ज आयंस देखने को मिल जाएंगे। इसलिए कोई भी रेडियो सिग्नल अगर आप एमिट करो तो वो रिफ्लेक्ट होके वापस आता है। ये इस जो लेयर की खास बात है, ठीक है। और उसके बाद एक लास्ट लेयर बची है एटमॉस्फेयर की, उसके बाद एटमॉस्फेयर टॉपिक खत्म। और ये लास्ट लेयर है दिस वन, इसको एक्सोस्फीयर कहते हैं। 620 से शुरू हो जाता है, ये 620 से ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ नहीं है, ये भी बता दूं। 620 से ऊपर ऊपर की तरफ है। एक्सोस्फीयर के ऊपर शुरू हो जाता है इनर स्पेस, एक्सोस्फीयर के ऊपर सारा इनर स्पेस है। तो एक्सोस्फीयर के ऊपर आपको स्पेस मिलता है, ठीक है। तो एक्सोस्फीयर शुरू कहां से होता है, बस ये लिख लेना, स्टार्ट्स फ्रॉम 620 किलोमीटर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। एक्सोस्फीयर की थिकनेस कोई नहीं बता पाया, क्योंकि आपको नहीं पता स्पेस कितना बड़ा है। बस इतना पता है कि स्पेस को भी हम लोगों ने 2 कैटेगरी में बांटा है, इनर और आउटर। इनर स्पेस है 5000 किलोमीटर तक, और 5000 के ऊपर आउटर स्पेस आ जाता है। तो ये टॉपिक एटमॉस्फेयर का था, यही सब स्लाइड्स में भी होगा। स्लाइड्स में 2-3 पॉइंट कम होंगे, जिसमें मैंने सारे लिखवा ही दिए आप लोगों को। जी मैम, बहुत सारी लेयर को ओवरलैप करते हुए चलती है आइनोस्फीयर, अलग से कोई लेयर नहीं है ये। चलो जी, तो ये टॉपिक था आपका एटमॉस्फेयर का। एक बार देख लेते हैं एटमॉस्फेयर के सारे पॉइंट्स। अच्छा, एटमॉस्फेयर की बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं, अगर एटमॉस्फेयर को देखा जाए तो 78.09% तो नाइट्रोजन है, 20.95% के आसपास ऑक्सीजन है, 0.93% के आसपास हमारे पास आर्गन है, और
039% के पास कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन ना आप लोगों के एग्जाम्स में आया था कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है या आर्गन ज्यादा है। आर्गन गैस ज्यादा है, लोग कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा लगा देते हैं। 0.93% आर्गन है और 0.039% के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड 0.1 भी नहीं है, 0.93 के आसपास आर्गन गैस है। चलो जी हटा दूं से। उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपकी लेयर्स आ गई, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, सब चीजें पढ़ा चुका हूं। उसके बाद आगे बढ़ जा। ये सारी स्लाइड्स आपकी थर्मोस्फियर तक थी। ये लास्ट स्लाइड है, दिखा देता हूं मैं आपको। अच्छा नेट चला गया। हाँ तो ये आपका थर्मोस्फियर लास्ट स्लाइड और ये एग्जॉस्फियर हो गया। थर्मोस्फियर जैसे मैंने बताया 1000 से 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर ज्यादा आ रहा है, और एग्जॉस्फियर 620 640 से शुरू हो जाता है। एग्जॉस्फियर से शुरू होता है आपका स्पेस। स्पेस को भी दो कैटेगरी में बांटते हो, इनर और आउटर स्पेस। यहां पर ये टॉपिक खत्म। दिस इज ऑल अबाउट एग्जॉस्फियर, एटमॉस्फियर एंड टाइम इवेल्युएशन। फिर आप लोगों के पास लास्ट स्लाइड आ रही है और इसमें हम लोग कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। 7 कॉन्टिनेंट्स। आइए डिटेल शुरू करते हैं। ये लास्ट टॉपिक है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का। इसके बाद मैं इंडियन शुरू करता हूं, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास तक अपन 7 कॉन्टिनेंट निपटा देंगे। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया, जिसमें टोटल मिला के 48 कंट्रीज आपके सामने है, ठीक है जी। तो इसको लिख लेना थोड़ा थोड़ा करके। वैसे तो मैं स्लाइड भिजवाई दूंगा, बुक्स भी आप लोगों को जल्दी मिल जाएंगी। मिल गई ज्योग्राफी की? ज्योग्राफी की बुक जबकि मैं भेज चुका हूं। ज्योग्राफी की बुक रिटन बाय मी टोटल, हाँ पूरी जी मैम। अगर बाई चांस अपने नाम से दिए ना तो मुझे बता देना। कहा था मैं कॉन्टिनेंट्स पर था। 1 मिनट रुको यार, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मुझे लिखवाने होंगे। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पढ़ा चुका हूँ जीएस मैम। जितनी तुम्हें आती है, मतलब जितनी आती है आपके एग्जाम में, उस हिसाब से ज़्यादा ही पढ़ लिया आप लोगों ने। सब कुछ तो लिखवा दिया तुम लोगों को, बचा क्या और? अच्छा तुम लोगों ने पॉल साइंस नहीं पढ़ी ना मेरे साथ, इस चक्कर तुम्हें कम लग रहा है। सार्कास्टिकली वे में बोला ना आपने, ज़्यादा पढ़ाया ऐसे। अच्छा ऐसे अच्छा साल है मेरे से मजाक। मैम ठीक सही हो गया, मतलब ठीक ठाक पढ़ा दिया आपको मैंने। इतना ही आ रहा है आपके एग्जाम में, ज़्यादा है भी नहीं। हाँ मैम लाओ ना प्लीज। अच्छा क्वेश्चन आप, अच्छा मैं दूं? हाँ वो तो मैं तो दूंगा ही यार। मुझे लगा आप कुछ पूछ रहे हो। अब आया दूध भाई साहब, अब चाय मिलेगी। सर चीनी थोड़ी कम रखना है। अब पढ़ा के मजा सा आ रहा है। अब आओ तुम। अब यही सारी कंट्रीज देखो। अच्छा एशिया की केवल 2 ही कंट्रीज ऐसी हैं जो यूरोप में भी आती हैं। इस पॉइंट को लिख लेना, आपके पास लिखा नहीं होगा। ओनली 2 कंट्रीज ऑफ एशिया आर इन यूरोप। कौन कौन सी 2 कंट्रीज हैं जो यूरोप में भी आती है? एशिया के साथ यूरोप में भी काउंट होती है जी। एक तो लिखो रशिया, एक तो रशिया, और दूसरी कंट्री का नाम लिखो टर्कीये। टर्कीये, 1 मिनट रुको मैं आपको। टर्कीये, पहले इसका नाम टर्की था, यही नाम इसका चेंज हो गया था 2019 आई गेस 20 में। अब ये टर्कीये हो गया है। इट इज नॉट टर्की एनी मोर। इस कंट्री ने नाम बदल के टर्कीये कर लिया। तो रशिया और टर्कीये। मैम नंबर दिया तो मैंने आपको अभी, मुझे मैसेज कर दो, मैं ग्रुप बना दूंगा। सारे बच्चे आज मैसेज कर देना मुझे जुडिशरी के नाम से। जुडिशरी विधि 8130080861 8130080861 61। प्लीज गाना मत गाना यार, मैंने ग्रुप बनाया था। मैं केवल आपको नोट्स भेज रहा हूँ, और जीएस का कोई भी सपोर्ट चाहिए हो तो मुझे बता देना, ठीक है। मुझे हाय, अपना नाम और नीचे विधि लिख देना, बस मैं समझ जाऊंगा। मैं ग्रुप बना के सारी स्लाइड्स अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। हाँ स्लाइड्स वगैरह में है मेरी, तुम्हें दिख रही है? अरे थैंक्स, बस ज़्यादा मैं शर्मा जाता हूँ सर। आगे चल रहे हैं। मैंने एक्चुअली दाऊद की एक फ़ोटो देखी थी
तो तुम्हें पता ही है ट्रिप पे तो पागलपंती करते हैं ये सब। मैं कहा चलो एक हम भी कर लेते हैं। अच्छा एक बस 1 मिनट रुको, इसमें एशिया के बारे में एक पॉइंट और लिख लीजिए, एरिया ऑफ एशिया। एशिया का अगर एरिया बताएं, मैम लार्जेस्ट एरिया है ना, इसलिए इसको लिख लो एक बार, 31033 किलोमीटर स्क्वायर, 31033 किलोमीटर स्क्वायर। ये एशिया का है, मतलब 31,33,131 किलोमीटर स्क्वायर। नहीं गलत बोल दिया मैंने, लैख कहां से हो गया, 3,10,33,131 किलोमीटर स्क्वायर ये एशिया का टोटल एरिया है। और एशिया में वर्ल्ड की कितनी पॉपुलेशन रहती है, वर्ल्ड पॉपुलेशन 58.89% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। एशिया सस्टेन्स 58.89% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, 58.89%। अब तुम 58.89% सुन के थोड़ा सा हैरान हो जाओगे, ज्यादा हैरान मत हो ना। 18% पॉपुलेशन तो वर्ल्ड की इंडिया में ही है। ये रहा अपन इंडिया में 18%, मान के चलो 18 ही चाइना में ले लो, तो वर्ल्ड की 36% पॉपुलेशन तो केवल 2 कंट्रीज में आ गई ना। एशिया में तो 58, फिर भी मैं इन दोनों के हिसाब से तो कमी लिखवा रहा हूं आपको, क्योंकि ये तो बढ़ते ही जाने हैं। तो दुनिया का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट नॉट इन टर्म्स ऑफ एरिया बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एशिया है। आगे की बात करते हैं। अच्छा आपको पूछा जाए कि एशिया, पूरा की पूरा एशिया ग्लोब के कौन से हेमिस्फीयर में आता है, पढ़ चुके हो आप मेरे साथ, पूरे ग्लोब के 4 हेमिस्फीयर पढ़ाए थे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो पूरा एशिया वर्ल्ड के कौन से हेमिस्फीयर में आता है, नॉर्थ वेस्ट लिखो, इट इज इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। मैम ब्रिटेन इस तरफ है, ब्रिटेन के ऊपर से ग्रीनविच लाइन निकलती है, ग्रीनविच बांटती है ईस्ट और वेस्ट में, तो ब्रिटेन के तो ईस्ट में है ना, तभी तो सारी कंपनियां ईस्ट इंडिया कंपनियां थी। तो एशिया इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द ग्लोब, ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द ग्लोब। एशिया इज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द ग्लोब। अब ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है शायद आप लोगों से पूछ लिया जाए। अब थोड़ा सा अगर मैं जूम कर सकूं तो एक बार करके देखता हूं, जूम होगा नहीं ना। ये देखा तो मैं इजराइल, इजराइल के ऊपर दिख रहा है लेबनान, ठीक है। इस मैप को ढंग से देख लो, इसमें रेड रेड कलर का दिख रहा है थोड़ा, इजराइल के अंदर रेड कलर का पोर्शन, इसके नीचे PAL लिखा हुआ है, पैल, पैल इज पैलेस्टाइन, ठीक है। वैसे पूरी की पूरी कंट्रीज जो है ना, सारी की सारी कंट्री जो एशिया की हैं, सभी को जो कंट्री का स्टेटस प्राप्त है। केवल एक कंट्री ऐसी है जिसको यूनाइटेड नेशन ने अभी तक कंट्री नहीं माना, इनको ऑब्जर्वर स्टेटस में रखा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया की ऐसी कौन सी कंट्री है विच इज इन द ऑब्जर्वर स्टेटस, तो वो नाम है पैलेस्टाइन। और क्योंकि वॉर चल रही है तो शायद पूछ ले आप लोगों से, तो लिख लीजिए, ओनली वन कंट्री ऑफ एशिया दैट इज पैलेस्टाइन, ओनली वन कंट्री ऑफ एशिया दैट इज पैलेस्टाइन, only one country of Asia that is Palestine has the observer status of UN, has the observer status of UN. Only one country of Asia that is Palestine has the observer status of UN, has the observer status of UN. UN का observer status है इनके पास। अब देखिए कौन कौन सी चीजें एशियन कॉन्टिनेंट को अलग करती है यूरोप से और अफ्रीका से। अफ्रीका ये रहा, यूरोप ये रहा। देखो यार एक गजब चीज आपको पहले मैं दिखा दूं, उसके बाद समझा भी दूंगा और लिखवा भी दूंगा। देखो यार एक माउंटेन चलते हैं, उराल माउंटेन्स, ये माउंटेन अलग करते हैं एशिया और यूरोप को, पूरी पूरी तरीके से ये माउंटेन रशिया में आते हैं। एक तो ये हो गया, और एक है सिनाई पेनिनसुला। दूसरी चीज दिखा दूं, दूसरा ये रहा सिनाई पेनिनसुला, देख रहे हो, ये इजराइल और इजिप्ट के बीच में आता है। तो एशिया को अलग करने वाली दो चीजें हैं, सिनाई पेनिनसुला और दूसरी है उराल माउंटेन्स। उराल माउंटेन्स अलग करती है एशिया को यूरोप से, सिनाई पेनिनसुला अलग करता है एशिया को अफ्रीका से। समझ में आ गया जी? तो लिख लीजिए, उराल माउंटेन्स सेपरेट्स एशिया फ्रॉम यूरोप, उराल माउंटेन्स सेपरेट एशिया फ्रॉम यूरोप। और यार गजब चीज एक यहां पर देखने वाली है, सिनाई पेनिनसुला के नीचे रेड सी है,
ठीक है, तो ये उराल माउंटेन सेपरेट एशिया फ्रॉम यूरोप, ये है सिनाई पेनिनसुला, नीचे है रेड सी, सिनाई पेनिनसुला के ऊपर देखोगे मेडिटेरेनियन सी, सिनाई पेनिनसुला की इधर से ही निकलती है सुएज कैनाल, यही सुएज कैनाल है जो रेड सी को जोड़ती है मेडिटेरेनियन सी से, और मेडिटेरेनियन सी के ऊपर है भाभी इटली। तो अगर जाना हो हमें तो हमें सुएज कैनाल होके जाना पड़ता है। रेड सी इंडिया के वेस्ट में है, अरेबियन सी से मिलता है रास्ता हमें, यहां तक समझ में आता है जी। तो लिखिए एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम अफ्रीका, एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम अफ्रीका, एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम अफ्रीका बाय सिनाई पेनिनसुला, नाम ऊपर लिखा हुआ है SINAI, बाय सिनाई पेनिनसुला एंड रेड सी। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम अफ्रीका बाय सिनाई पेनिनसुला एंड रेड सी। ठीक है, बाकी सब तो पॉइंट्स मेरे पास लिखे हुए हैं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, बाकी सब चीजें आप लोग यहां पर पढ़ लोगे। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, वर्ल्ड का 30% एरिया इसके पास है, तकरीबन 60% पॉपुलेशन यहां पे रहती है, टू बी वेरी प्रिसाइज 58 पॉइंट जो भी आपने 89 लिखा है। कुछ आइलैंड्स को छोड़ दिया जाए तो पूरा की पूरा कॉन्टिनेंट वैसे नॉर्थ में आता है, बट वैसे पूरा कॉन्टिनेंट ईस्ट में ही आ रहा है, ये एक ही हेमिस्फीयर में आता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इसको मैंने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्यों नहीं लिखवाया ये भी बता देता हूं। एक बार मैप में पीछे चलते हैं, यहां पर आपको दो कंट्रीज दिख रही होगी, एक तो इंडोनेशिया दिख रही है, एक मालदीव्स दिख रही है। इंडोनेशिया और मालदीव्स ये दोनों कंट्रीज जो हैं ये इक्वेटर पर है, और आपको पता है कि इक्वेटर ग्लोब को नॉर्थ और साउथ में काटता है। तो इंडोनेशिया का कुछ एक पोर्शन साउथ में आ रहा है, जैसे मालदीव्स का कुछ एक पोर्शन साउथ में आ रहा है, तो ये पूरा कॉन्टिनेंट नॉर्थ में नहीं है। तो ये बोल रहा है कि दो कंट्रीज को छोड़ दिया जाए तो वैसे पूरा कॉन्टिनेंट नॉर्थ में है, और बट अगर इंडोनेशिया और मालदीव्स ये दोनों पूरी तरीके से नॉर्थ में होते ना तो आप वहां पर ईस्टर्न हेमिस्फीयर नहीं लिखते, आप लिखते कि पूरा एशिया नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, कि ऊपर नॉर्थ में है और ईस्ट में है, तो नॉर्थ ईस्टर्न यहां पे लिखते। ईस्टर्न मैंने इसलिए लिखवाया क्योंकि दो कॉन्टिनेंट्स ऐसे हैं, सॉरी दो कंट्रीज ऐसी हैं जो इक्वेटर पर है, नॉर्थ और साउथ दोनों में आ रही है। ठीक है, वही पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट अ फ्यू कंट्रीज द होल कॉन्टिनेंट इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है जी, उसके बाद यहां पर बोलता है कि इस पूरे कॉन्टिनेंट से 3 लैटिट्यूडनल लाइन पास होती है। इक्वेटर पास होता है जो इंडोनेशिया मालदीव से निकला, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर याद आ रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर कंट्रीज लिखी हम लोगों ने, और आर्टिक सर्कल पास हो रहा है, आर्टिक सर्कल रशिया से निकल रहा है, रशिया एशिया में आता है। तो अगर आपसे पूछा जाए विच इज द ओनली कंट्री ऑफ एशिया विच इज ऑन आर्टिक सर्कल, पूरी एशिया की एकमात्र ऐसी देश कौन सा है जो आर्टिक सर्कल पर है, क्या आंसर दोगे? रशिया। रशिया इज द ओनली कंट्री विच इज ऑन आर्टिक सर्कल, सॉरी एज फार एज एशियन कॉन्टिनेंट इज कंसर्न्ड। हालांकि आप लोगों ने रशिया का नाम मेरे साथ यूरोपियन कॉन्टिनेंट में लिखा हुआ है, बट क्योंकि रशिया का ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड बहुत ज्यादा है, इस वजह से अर्थ आपका शेडेड कैसे हमें वो चक्कर, अरे भाई साहब पूरी भीड़ ले लिया आपने तो उसमें। इसके बाद आगे चलते हैं, वर्ल्ड की सबसे ऊंची पीक माउंट एवरेस्ट, ये भी एशिया में है फिलहाल, टू बी वेरी प्रिसाइज नेपाल में है, और जो नेपाल है वो इंडिया में नहीं आता। ठीक है, बहुत से लोग बोलते हैं सर इंडिया में तो आता है नेपाल, अभी निकल सकते हो क्लास से, नेपाल अलग कंट्री है। ठीक है, नेपाल में उस कैपिटल काठमांडू वो अलग है कि नेपाल इज द ओनली हिंदू कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं माउंट एवरेस्ट के ऊपर एक प्लेट्यू है। प्लेट्यू समझ में आता है ना क्या होता है, बताया था आपको, ये जैसे प्लेन हो गया, आप लोग प्लेन पर हो, मैं प्लेट्यू पर खड़ा हूं, तो प्लेट्यू होता है प्लेन से थोड़ा ऊंचा, बट ऊपर से होता है ये भी प्लेन ही है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा प्लेट्यू पामीर प्लेट्यू, पामीर प्लेट्यू भी एशिया का पार्ट है, और पामीर को बोलते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ हाइट। हाइट की वजह से पामीर को दुनिया की छत कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा प्लेट्यू तिब्बतियन प्लेट्यू, वो भी एशिया का पार्ट है। तो एक पॉइंट यहां पर और उतार लेंगे आप लोग, पहले मैं दिखा दूं, ये जो बड़े बड़े पोर्शन में चाइना दिखा रखा ना मैंने आपको, एक्चुअली में चाइना नहीं है, ये इतना बड़ा पोर्शन जो है ये तिब्बत है, ये चाइना का ये वाला पोर्शन तिब्बत है। ठीक है, और ये पूरा की पूरा तिब्बत प्लेट्यू है। सोचिए पामीर प्लेट्यू बस इतना सा है, बहुत ऊंचा है, इसलिए हाईएस्ट प्लेट्यू है दुनिया का, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं बिकॉज ऑफ हाइट। तिब्बतियन प्लेट्यू सबसे बड़ा है। तिब्बतियन प्लेट्यू के बारे में लिख लीजिए, रूफ ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ एरिया,
और पहले तिब्बतन प्लेट्यू के बारे में लिख लीजिए। तिब्बतन प्लेट्यू इज द लार्जेस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। तिब्बतन प्लेट्यू इज द largest plateau in the world, and it is called roof of the world because of area, and it is called roof of the world because of area। बड़ा ऑनलाइन वालों बच्चों को बुक यही देंगे सर, एक बार मुनीत बात कर लेना। आप होती है बुक अपलोड? आपको अभी तक हिस्ट्री का कोई बुकलेट मिला है? हिस्ट्री का मिला है तो उसी तरीके से ज्योग्राफी का भी मिलेगा मैम, कोई नहीं। अब ये जापान को देख लो आप, जापान हिस्सा एशिया का, ये ताइवान दिख रहा है आपको? इसके साथ पंगे चल रहे चाइना के, अच्छे से देख लो। ताइवान के सबसे पास में फिलीपींस आती है, अमेरिका अपना बेस फिलीपींस पे बना के बैठा हुआ है, विच इज ओनली 100 and a few kilometers away from Taiwan, और फिलीपींस इज अ नेटो कंट्री। गजब चीज है यहां पर, ठीक है जी। अब यहां पर समझ में आता है। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जापान। अगर हम जापान की बात करें ना तो जापान इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 लार्ज आइलैंड्स। 4 आइलैंड्स को मिला दिया जाए तो पूरा जापान बनता है। आइए बात कर लेते हैं जापान के 4 आइलैंड्स कौन से हैं। इस पर भी शायद अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसको बता देना। 4 आइलैंड्स ऑफ जापान, ये 4 मेन आइलैंड्स ऑफ जापान का नाम लिख लीजिए। होकाइडो, होन्शु, शिकागो, क्यूशु। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, ये 4 आइलैंड से बना है जापान। सबसे ऊपर होकाइडो, सबसे बड़ा होन्शु, सबसे छोटा शिकोकू, और 3rd लार्जेस्ट आ गया क्यूशु। 4 आइलैंड से बनता है जापान। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। और वो एक और स्टूडेंट आता था ना एमईटी से, उससे कॉलेज खुल गए लखनऊ, एमईटी लखनऊ में भी है। एक मेरा माइक बंद कर लेता है। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, ठीक है। आगे चल रहे हैं। इसके बाद ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का पूरा की पूरा एशियन कॉन्टिनेंट। क्या तुम दूध तो लेके गए थे? मेरे को लगा चाय तुमने दियो, मैंने पी नहीं शायद। आगे चल रहे हैं। वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेट्यू बता दिया, लार्जेस्ट प्लेट्यू बता दिया। उसके बाद दुनिया की सबसे डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री सिंगापुर है। सिंगापुर पूरा एक तो प्लेन है, ठीक है, प्लस लोग बहुत रहते हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसे निकालोगे? टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, उसके हिसाब से डेंसिटी निकल आती है। 21-22 हजार लोग रहते हैं सिंगापुर के 1 किलोमीटर स्क्वायर के रीजन में। दिल्ली भी पीछे नहीं है, 17,000 हमारी भी है। दिल्ली का भी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बट ओवरऑल इंडिया का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 638 है, 638। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास ऐसे बहुत सारे एरिया है जहां पे एक भी इंसान नहीं रह रहा। थार डेजर्ट पूरा निकाल दो, माउंटेनियस रीजन में पूरा हिमाद्री अलग कर देंगे। अभी हिमाद्री हिमाचल पढ़ाऊंगा आप लोगों को, इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा। तो मैं वैसे बता रहा हूं कि इंडिया के बहुत सारे रीजन्स में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत कम है, बट सिंगापुर के हर रीजन में आपको लोग देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेचुरल रबर प्रोड्यूसर थाईलैंड है। थाईलैंड इज नोन फॉर गुड थिंग्स एज वेल। एशिया का सबसे हॉटेस्ट प्लेस है जैकोबाबाद। जैकोबाबाद है पाकिस्तान में। नहीं सर, ज्यादा नहीं हंसाएंगे आपको, टेंशन मत लो। उसके बाद बात करते हैं एशिया का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड आइलैंड जावा। जावा इज अ पार्ट ऑफ इंडोनेशिया। एक गजब पॉइंट यहां पर और उतार लेना, डेंसली पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड। डेंसली पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड। इस सिटी से आपको निकलने के लिए जापानी सरकार 60-60 लाख रुपए दे रही है, प्लस एक घर अलग से बनवा के, और वो है जापान की कैपिटल टोक्यो सिटी। दिल्ली से भी बुरी हालत है टोक्यो की इस समय, टोक्यो सिटी। ये डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है इन द वर्ल्ड। अच्छा, सिटी लगाया नहीं मैंने, सिटी लिख देना भाई। डेंसली पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड। उसके बाद आगे की बात करते हैं। एशिया का सबसे लोएस्ट पॉइंट डेड सी है। लोएस्ट पॉइंट का मतलब क्या होता है? देखो यार, ये तो हो गया हाईएस्ट पॉइंट,
जमीन पर, और मान के चलो यहां पर अब सागर है, तो सागर का जो पॉइंट होता है इसको डीपेस्ट पॉइंट कहते हैं। और जो लैंड की बात करें तो इस पर हाईएस्ट पॉइंट और एक पॉइंट होता है लोएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट और जो वो होता है लोएस्ट, ये दोनों लैंड पर होता है, और जो डीपेस्ट पॉइंट होता है वो अंडर सी होता है। तो एशिया का लोएस्ट पॉइंट डेड सी है, ठीक है, और पूरा की पूरा डेड सी जॉर्डन में आता है। अभी इजराइल दिखाया था मैंने आपको, इजराइल के बिल्कुल बगल में जॉर्डन है। अब डेड सी में सैलिनिटी इतनी ज्यादा है कि तुम डूब ही नहीं सकते, ये बोला जाता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं, एक्सपेरिमेंट करना, पानी में अंडा डालना, डूब जाएगा। अब उसी पानी में 3 चम्मच नमक के मिला दो, अब अंडा डालो, अंडा तैरने लगेगा। हैवी वाटर हो जाता है ना नमक से, तो जो हैवी वाटर है वो आपको जल्दी से डूबने नहीं देता। वो बात अलग है कि आधे घंटे के बाद डेड सी में डेड हो जाओगे आप, सैलिनिटी बहुत ज्यादा ना, पूरी स्किन फट जाएगी, तो इस वजह से वो है, बट हाँ डूबोगे नहीं, ये अच्छी बात है। या तो क्लियर होती है बात? चलो जी। मैं समझ गया मैम, हम तो पहले ही डूबे हुए हैं सर। अब मैं यूरोप की बात कर रहा हूं। 44 कंट्रीज आती हैं यूरोप में टोटल मिला के। ये आपके पास पूरा यूरोपियन कॉन्टिनेंट है। देखो रशिया का थोड़ा बहुत पोर्शन यूरोप में भी देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। 1991 में रशिया टूटा 15 देशों में, इन 1991। एक आपको मैं एक्सरसाइज दे रहा हूं, घर से ढूंढ के लाना। 1991 में रशिया टूटा 15 देशों में। 15 देशों में से कौन कौन से देश आज यूरोप में काउंट होते हैं और कौन से देश एशिया में, ये आपको मुझे बताना है। How many countries out of 15 which were erstwhile USSR? How many countries out of 15 which formed erstwhile USSR? Which formed erstwhile USSR are in Asia and Europe? Are in Asia and Europe. चलिए जी, तो सबसे पहले तो अपन साइज लिख लेते हैं। एशिया यूरोप का साइज, भाई यूरोप का साइज लिखिए 22134। 22, मैम एरिया बता रहा हूं यूरोप का एरिया 22134,710। नहीं गलत है यार, ये यूरोप तो 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हो गया ना, तो ये तो 3rd लार्जेस्ट बता रहा है। मैम 10.53 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर लिख लो, 10.53 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, 10.53 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, और यूरोप के ब्रैकेट में लिख देना 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। यूरोपियन कॉन्टिनेंट 6th लार्जेस्ट हो गया, ठीक है जी। अब अगर आप लोग यूरोपियन कॉन्टिनेंट में एशिया भी जोड़ दें, क्योंकि एशिया से आप लोग यूरोप जा ही सकते हैं बाय रोड, जैसे मैंने बोला टर्की भी है एक लिंक, रशिया भी एक लिंक है, ठीक है। और रशिया ने तो एक वो चला रखी है रेलवे लाइन, जिसको ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन बोलते हैं। आइए एक बार दिखा देता हूं आपको ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन है कैसी। रशिया के एक एंड से आपको दूसरे एंड तक ये रेलवे लाइन लेके चलती है, इसको ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन कहते हैं। देखो दिस इज ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन, ये रशिया के एक कॉर्नर से आपको दूसरे कॉर्नर तक लेके जाएगी। मॉस्को, रशिया की कैपिटल मॉस्को यूरोप में आती है। ये वाला पोर्शन यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आ रहा है, ये वाला पोर्शन एशिया में आ रहा है। रशिया वैसे 70% एशिया में आता है, 30% आता है यूरोप में, बट दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे लाइन है ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन, आपको एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक लेके जा रही है। एक आपको बीच में ये दिख रही है लेक, इसका नाम है क्या कहते हैं, लेक बाइकाल। दिस इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, लेक बाइकाल, ये भी लिख लो, ये भी एशिया का पार्ट है। लेक बाइकाल, बाइकाल की स्पेलिंग बता रहा हूं BAIKAL, ये पॉइंट आपको एशिया में लिख लेना है। लेक बाइकाल, डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड एंड इज अ पार्ट ऑफ रशिया। डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, लेक बाइकाल। चलिए दुनिया की सबसे छोटी कंट्री, दुनिया की सबसे छोटी कंट्री ये यूरोप का ही पार्ट है। भाई देखो जहां पे भाभी हमारी रहती है उसी में ही है वेटिकन सिटी, जहां पे पोप रहता है ना। हाँ तो लिख लीजिए स्मॉलेस्ट कंट्री वेटिकन सिटी ऑफ द वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट कंट्री वेटिकन सिटी ऑफ द वर्ल्ड इज अ पार्ट ऑफ यूरोप। स्मॉलेस्ट सिटी वेटिकन सिटी, सॉरी स्मॉलेस्ट कंट्री वेटिकन सिटी इज अ पार्ट ऑफ
यूरोपियन कॉन्टिनेंट। आइए एक बार यूरोपियन कॉन्टिनेंट के कुछ मेजर पॉइंट आपको बता दूं। भाई बेल्जियम एक देश है, बेल्जियम में एक जगह है एंटवर्प, और एंटवर्प की जो मार्केट है दुनिया में सबसे बड़ी डायमंड्स की मार्केट है। एशिया को कौन कौन सी चीजें अलग करती है यूरोप से, ये तो मैंने आपको बता दिया। तो उराल माउंटेन से अलग करते हैं, बट एक और माउंटेन है जिसको काकेशस कहते हैं। काकेशस माउंटेन भी जो उसको यूरोप को एशिया से अलग करते हैं। पूरे की पूरे यूरोप की हाईएस्ट पीक, एशिया की हाईएस्ट पीक हमने माउंट एवरेस्ट लिख ली। यूरोप की हाईएस्ट पीक है माउंट एल्ब्रूज। माउंट एल्ब्रूज रशिया में है। एक बार जल्दी से हाइट लिख लो माउंट एल्ब्रूज की। माउंट एल्ब्रूज हाइट है माउंट एल्ब्रूज की 5642 मीटर्स। आपने माउंट एवरेस्ट की हाइट लिखी है 8848 है, 8848 उसकी एवरेस्ट की हाइट है, और माउंट एल्ब्रूज की हाइट है 5642 मीटर्स। हाँ 5642। फिर बात करते हैं द लोएस्ट पॉइंट ऑफ यूरोप। द लोएस्ट पॉइंट ऑफ यूरोप इज द हेड ऑफ द कैस्पियन सी। द हेड ऑफ द कैस्पियन सी, द हेड ऑफ द कैस्पियन सी, ये पूरे की पूरे यूरोप का सबसे लोएस्ट पॉइंट है। एक बार कैस्पियन सी भी आपको देखना चाहिए। वैसे तो देखिए कैस्पियन सी हम लोग काउंट करते हैं यूरोप में, बट अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो कैस्पियन सी के इर्द गिर्द जो कंट्रीज हैं, ये रहा कैस्पियन सी, इसके इर्द गिर्द कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो यूरोप में काउंट नहीं होती हैं, काउंट हो रही है वो एशिया में। आइए एक बार जल्दी से कैस्पियन सी के सराउंडिंग कंट्रीज लिख लेते हैं। तो जल्दी से लिख लीजिए सराउंडिंग कंट्रीज ऑफ कैस्पियन सी। सराउंडिंग कंट्रीज ऑफ कैस्पियन सी, ये आपके पास सारी आ गई सराउंडिंग कंट्रीज ऑफ कैस्पियन सी। इसमें कजाकिस्तान नहीं आता यूरोप में, ये एशिया में आता है। तुर्कमेनिस्तान एशिया में आता है, और ये ईरान है, ईरान एशिया में आता है। मैम ये सारी कंट्रीज के नाम लिख लो पहले तो। रशिया, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान। केवल 5 कंट्रीज के बीच में आप लोगों को कैस्पियन सी दिख जाएगा। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या बोला, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, ये तीनों एशिया के पार्ट है। रशिया, अजरबैजान ये यूरोप में काउंट करते हैं हम। आगे चलें, चलिए जी। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास साइबेरिया, हाँ। इसके बाद मैं कुछ रिवर्स आपको बता दूं। इसमें रशिया में एक रिवर चलती है, वोल्गा रिवर। दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोपियन कॉन्टिनेंट। लिख लीजिए वोल्गा। ये वोल्गा रिवर स्टार्ट कहां से हो रही है? रिजर्वायर का नाम लिख लीजिए, रायबिन्स्क रिजर्वायर। रायबिन्स्क रिजर्वायर से वोल्गा रिवर स्टार्ट होती है, और इट एम्प्टीज इनटू कैस्पियन सी, एंड इट एम्प्टीज इनटू कैस्पियन सी। कैस्पियन सी में ये रिवर खाली हो रही है, रायबिन्स्क रिजर्वायर से शुरू हो रही है। चलिए जी, तो रिवर वोल्गा की लेंथ भी लिख लो। रिवर वोल्गा की लेंथ है 3530 किलोमीटर्स। 3530 किलोमीटर्स। 3530 kilometers is the length of Volga. This is the longest river of Europe. चलिए जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर एक मैप मुझे और दिखाना है आप लोगों को। ये है रिवर राइन। राइन इज द बिजिएस्ट रिवर ऑफ यूरोप। पूरी की पूरी रिवर जो है ना राइन, ये यूज होती है एज अ इनलैंड रिवर। बहुत सारे पोर्ट्स बना दिए इस रिवर के ऊपर, जैसे गंगा है ना, तो ये इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होती है। तो बिजिएस्ट रिवर ऑफ यूरोप राइन कौन कौन सी कंट्री से निकल रही है? देखो, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नेदरलैंड्स। रिवर राइन, RHINE लिखा होगा कहीं पर, ये रहा मैम, RHINE। यहां पर वो 7 नाइट क्रूज भी दिखा रहा है तुम्हें, नेदरलैंड्स में मिलेगा। हम गरीब लोग। या तुम्हें वो जज बन जाओ, आतंक मचा देंगे। मैं मर्डर करूंगा और तुम मुझे फ्री कर देना। तो स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नेदरलैंड्स। तो जनरली ये 4-5 कंट्रीज हैं
मतलब अगर सोच के चलो कि अगर कोई सामान स्विट्जरलैंड से मुझे नेदरलैंड्स भेजना है, कोई सामान अगर मुझे स्विट्जरलैंड से नेदरलैंड्स भेजना है, तो मुझे उसको बाय जो वो एयर है भेजने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रिवर शुरू ही हो रही है स्विट्जरलैंड से और खत्म होगी ही नेदरलैंड्स में। तो रिवर में सामान भेज दो, ऑटोमेटिकली नेदरलैंड्स पहुंच ही जाएगा। इसलिए इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा यूज होती है राइन रिवर। प्रॉब्लम क्या है अब इसके साथ, राइन रिवर सूखती जा रही है। राइन रिवर जो है ये सूखती जा रही है, तो यूरोप की दिक्कतें बढ़ेंगी आगे वाले समय में। दिस इज राइन। एक रिवर और लिख लो यहां पर, नेक्स्ट रिवर है जो निकलती है यूरोप से ही, रिवर का नाम है डेन्यूब, DANUBE, डेन्यूब रिवर, DANUBE, डेन्यूब। अब ये डेन्यूब रिवर देखो शुरू कहां से हो रही है, ये जर्मनी से शुरू हो रही है, यहां से जर्मनी से होता हुआ ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्लोवाकिया, सर्बिया, क्रोशिया, रोमानिया से होते हुए ब्लैक सी। इसमें कुछ एक पोर्शन आपका मोल्दोवा का भी आ रहा है। हाँ, ये ब्लैक सी में एंड हो रही है। जनरली वो आपसे यही पूछेगा कि ये रिवर एम्प्टी कहां पर होती है, कंट्रीज कौन कौन सी है इन रिवर्स के ऊपर, ये भी लिख लो। नहीं यार, मैं मर्डर करने का तरीका मत बताना मुझे प्लीज, मेरा दिमाग थोड़ा घूमने सा लगता है। आजकल मैं क्राइम पेट्रोल देख रहा हूं वैसे। ऑस्ट्रिया, हंगरी, क्रोशिया, सर्बिया, रोमानिया, मोल्दोवा। देखो तो कंट्री में नाम सुनते जाने का मन नहीं करता तुम्हारा? बस मैम यही तक, फिर उसके बाद सोचना भी आगे कि हम गरीब लोग हैं। आगे चले जी, चलो जी। तो ये हो गया यूरोप। ये सारी मैंने आपको यूरोप की बता दी, रिवर्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता ही रहा था। आगे एक बार बढ़ लेते हैं। तो पूरे यूरोप की हाईएस्ट पीक माउंट एल्ब्रूज, यहां से हमने शुरू किया था लिखना। यूरोप की लार्जेस्ट सिटी है लंदन, जो कि थेम्स रिवर के ऊपर है। इटली इटली दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेप और ऑलिव प्रोड्यूसर कंट्री है। देखो क्यों पटती है हमारी इटली के साथ, नीचे लिखा है मैंने कहीं पर, इटली इज कॉल्ड इंडिया ऑफ यूरोप। इसलिए बढ़ रही है, क्यों? हमारी ही तरह इटली की इकोनॉमी भी एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, इसलिए हमारी ज्यादा बढ़ रही है इन लोगों के साथ। ठीक है। आगे इसके बाद यूक्रेन की बात करते हैं। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गेहूं ये लोग उगा रहे हैं। रशिया ने बैंड बजा दी मगर इनकी गेहूं की, इसलिए यूक्रेन को ब्रेड बास्केट ऑफ ब्रेड नहीं, ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। यूक्रेन को ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, इतनी गेहूं उगाता है ये। मगर अब ये कुछ उगाने लायक बचा नहीं वैसे। यार एक बार अमेरिका में जरा सत्ता चेंज होने दो ना, एक बार चेंज होने दो बस। तुम नवंबर तक का वेट कर लो, क्योंकि पुतिन भी कर रहा है। यार इनकी फ्रेंडशिप वैसे कमाल की है इंडिया रशिया की। हम लोग गए यूक्रेन मिलने, तो मुझे लग रहा था शायद कुछ हार्ड स्टेटमेंट आएगी, और रशिया ने क्या स्टेटमेंट दी, देयर विल बी नो बॉम्बिंग ऑन यूक्रेन एज फार एज माय फ्रेंड इज इन कीव। मैं कहा भाई साहब गजब ही हो गया ये तो, समझ रहे, मतलब छाती फूल जाती है थोड़ी सी। आगे और सोचो ज़ेलेंस्की उसको कितना बुरा लग रहा होगा कि आज साला कोई सायरन नहीं बजेगा क्योंकि ये मेरे को मिलने आ रहा है। आगे चल रहे हैं, चलिए। और हम लोगों ने दिया भी उसको क्या, देखो हॉस्पिटल दिया। इससे समझना चाहिए कि तुम सालों और मरोगे, तो तुम्हें हॉस्पिटल पहले से ही दे रहे हैं। 11-12 मिनट में 200 लोगों का इलाज कर देना। चलो आगे चल रहे हैं। इसमें फ्रांस के लिए दो चीजें फेमस है। फ्रांस को कहा जाता है कंट्री ऑफ वाइन, फ्रांस को कहा जाता है कंट्री ऑफ ब्यूटी क्वींस। वर्ल्ड यूनिवर्स, वर्ल्ड मिस अर्थ, बहुत सारे निकले हैं फ्रांस से। और शैंपेन वाइन फ्रांस की ही उपज है, और जनरली यही से कल्चर चला है कि हाउस वार्मिंग पार्टीज में वाइन लेकर जाना। हमारे भारत में नहीं हो सकता। मैं तुम्हें घर पे बुलाऊं और तुम ले आओ सर बीपी का अद्धा लेकर आया हूं, तो सोचो ना कितना बुरा लगेगा कि दारू लेके घर पे आ गया। ये सब चीजें हैं, हम थोड़ा प्राइवेट में पीते हैं। तो ऐसे ये यूरोपियन, हाँ वेस्टर्न वर्ल्ड की तरह अपन नहीं हो सकते।
राइन मैंने आपको पहले लिखवा दिया था, बिजिएस्ट नहीं मैंने तुम्हें डेन्यूब, राइन लिखवाया ना? सर लिखा है हाँ, राइन लिखवाया। राइन इज द बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवे ऑफ यूरोप। फ्रांस एंड नॉर्वे आर कॉल्ड द कंट्री ऑफ फजॉर्ड्स। फजॉर्ड्स क्या होते हैं यार, मैं आपको बताता हूं। ये आपकी कंट्री की कोस्ट है, बट प्रॉब्लम क्या है, आपकी कंट्री के इस वाले पार्ट पर आइस जमी हुई है। ये सारी पार्ट जब तक आइस यहां पर जमा हुआ है तब तक तो कोस्ट लाइन आपको प्लेन दिखेगी, क्योंकि आइस जमा हुआ है ना। मगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब ये आइस पिघली तब आपकी कोस्ट लाइन कुछ ऐसे हो गई। ये बीच में से आइस जो थी वो सब बाहर निकल चुकी है और आपकी कोस्ट लाइन दांतों की तरह निकल गई बाहर। ये दांतों वाली कोस्ट लाइन को फजॉर्ड्स कहते हैं। एक बार दिखा भी देता हूं मैं आपको, देखो ये जरा नॉर्वे को जरा ढंग से देखना, साइड साइड से इसकी कोस्ट लाइन बड़ी फटी फटी सी दिखेगी आपको। और यही काम हमने स्वीडन के साथ भी देखा। तो नॉर्वे, स्वीडन, ये सब कंट्रीज ऑफ फजॉर्ड्स हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं। चलिए जी, यूरोपियन कॉन्टिनेंट को अगर पूछा जाए कि अफ्रीका से कौन अलग करता है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट अफ्रीका से कैसे अलग है, मतलब कौन सा पार्ट है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। तो यार जब दो वाटर बॉडीज को मान के चलो, ये दो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज हैं, जब दो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज को एक नेचुरल रास्ता जोड़े तो इस रास्ते को कहा जाता है स्ट्रेट। क्या बोलते हैं आप? स्ट्रेट। बट अगर ये रास्ता नेचुरली नहीं है, तुमने बनाया है, अगर ये मैन मेड है, तो यही रास्ता हो जाएगा कैनाल, जैसे सुएज कैनाल है। तो अब मैं बात कर रहा हूं अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाली चीज क्या है। उसके लिए भी यहां पर आपको एक बार देखना पड़ेगा। देखो नीचे की तरफ देखो, जिब्राल्टर लिखा हुआ है, ये है मेडिटेरेनियन सी और यहां पर अटलांटिक ओशन। तो ये एक छोटा सा नेचुरल रास्ता है जिससे आप लोग मेडिटेरेनियन सी से होते हुए अटलांटिक ओशन में जा सकते हैं। तो ये जिब्राल्टर स्ट्रेट है। जिब्राल्टर स्ट्रेट अलग करता है पूरे यूरोप को अफ्रीका से। यहां तक समझ में आई जी? इसके बाद आगे बात कर रहा हूं। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड, ये सब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहलाती हैं। स्कैंडिनेवियन एक्चुअली में एक ट्राइब का नाम है, यहां पर प्रीडोमिनेंटली मिलती है, इसलिए जहां जहां पर मिला करती थी वो सारी कंट्रीज आज की डेट में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। ठीक है। आइसलैंड बिल्कुल भी आइस से भरा हुआ नहीं है। आइसलैंड की कैपिटल है रेकजाविक। ये कैपिटल दुनिया की नदन मोस्ट कैपिटल है। लाइक कोई भी कैपिटल इससे नॉर्थ में है ही नहीं। देश तो बहुत सारे हैं भाई, अगर आइसलैंड से ऊपर तो रशिया भी है, बट रशिया की कैपिटल मॉस्को रशिया के साउथ में है। इसलिए मैंने बोला रेकजाविक जो है ये एक ऐसी कैपिटल है जो दुनिया की सबसे नदन मोस्ट कैपिटल है। और अगर पूछा जाए कि किसकी है तो आइसलैंड की है। ठीक है जी। फिलहाल आज यूरोपियन कॉन्टिनेंट तक खत्म कर रहा हूं क्लास। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट अफ्रीका शुरू करूंगा।